अ, आप सभी सम्मानित साथियों का सादर नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें तीन बिंदु हैं। मानव क्या है, दूसरा क्या है मानवता क्या है, और तीसरा प्रकृति एवं मानवता केंद्रित विकास और व्यवस्था क्यों अति आवश्यक है आने वाले भविष्य के लिए। तो इन तीन विषयों पे ये परिचर्चा चर्चा है। और इसमें तीन मुख्य वक्ता हैं। उसमें अ, आदरणीय सत्यप्रकाश जी हैं, आदरणीय श्री जी हैं, आदरणीय योगेंद्र यादव जी हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सत्यप्रकाश जी से कि वो आएं और अपने उद्बोधन की शुरुआत करें। आदरणीय सत्यप्रकाश जी। पहले श्री जी को सुन ले, इतने हमारे यहाँ लाइट आ जाएगी शायद। सत्यप्रकाश जी आप शुरू करेंगे या फिर मैं और किसी को आमंत्रित मैं करूं? कह रहा हूँ मगर इतना श्री जी को सुन ले, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, 5-4 आदरणीय मिनट में। योगेंद्र यादव जी, जी आप जी आप जी शुरू करिए जी और फिर जी इसके बाद सत्यप्रकाश जी और श्री जी आ जाएंगे। आदरणीय योगेंद्र जी। जी। आज का जो विषय है बड़ा जरूरी विषय रखा आपने। इस पे आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। जी जी अभिषेक। आज का जो विषय है वो मानव क्या है और मानवता क्या है। सबसे बड़ी शायद ये दो ही बातों के ऊपर ज्यादा चर्चा के लिए मैं आमंत्रित किया है। देखिए, मानव तो जो हम देख रहे हैं ये मानव ही है, लेकिन इसको इंसान भी कह सकते हैं, आदमी भी कह सकते हैं। और जब मानव कहा जाता है तो कुछ गुणों की अपेक्षा उस इंसान से की जाती है। तो मानव की जो प्रकृति है वो अहिंसक है ओरिजिनली, और जो शुरुआत हुई है वो भी कंदमूल से ही हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि शाकाहारी प्रवृत्ति से ही इंसान शुरू हुआ है, और जैसे जैसे ये प्रवृत्ति बदली है तो मांसाहार पे आ गया, और यही चीज मानव की समाज में गई है। जैसी इंसान की प्रवृत्ति होगी समाज में उसी तरह का प्रभाव बढ़ता है। तो जो प्रकृति और नेचुरल प्रकृति इंसान की अहिंसक है, तो जब तक वो अपनी अहिंसक प्रवृत्ति को अपने अंदर समाहित नहीं करेगा, वो पूर्ण मानव बन ही नहीं सकता है। और जब मानव ही समाज में नहीं होगा तो मानवता की बात करेगा कौन। और जो मानवता है ये मानव और मानव के परस्पर संबंध से जो एक मिठास पैदा होता है उसको मानवता कहते हैं, जो मेरी समझ बनी है। अब इसमें फर्क क्या है कि जीव तो सारे ही हैं, संसाधन जो निर्जीव हैं वो भी जीव के लिए हैं। तो उसमें पशु जगत भी आ जाता है, जितने भी जीव हैं, और मानव जगत भी आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमें ये लगती है कि मानव की है, और अगर प्रकृति को सही से नहीं संभल रही है तो वो जिम्मेवारी भी ही मानव की ही है, और इसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी मानव की ही है। अब इंसान काम कैसे करता है? इंसान के अंदर बाकी जीव जंतुओं से जो अ, विभिन्नता है वो हम इस तरह से मान सकते हैं कि मानव के पास दिमाग है, वो सोचता है, उसमें सोचने की क्षमता है, और फीलिंग्स भी बाकी जीव से ज्यादा इंसान के अंदर हैं। और इंसान की फीलिंग्स को आसानी से समझा जा सकता है। फीलिंग्स तो बाकी जीव में भी होती हैं, लेकिन इंसान की फीलिंग को, क्योंकि हम एक जाति से हैं, तो हमारे लिए मानव की फीलिंग को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। मेरा ये मानना था कि हिंसा सिर्फ एक
मानव दूसरे पे करता है या एक इंसान दूसरे पे करता है, वही हिंसा नहीं है। सबसे पहले हिंसा अपने ऊपर करता है वो। जब हिंसा अपने ऊपर करता है तो उसी की प्रवृत्ति में वो हिंसा बाहर निकलती है और वो सामाजिक हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। और इसे हम बोलते हैं कि आंतरिक हिंसा। और आंतरिक हिंसा का जो कारण है वो, जी, वो हाँ। जो जो जीवन है मानव का, उसमें समन्वय ना होना, कोहेरेंस ना होना। और कोहेरेंस कहाँ से बिगड़ती है कि आदमी सोचता है, महसूस करता है और कर्म करता है। अगर इनमें समन्वय नहीं होगा तो उसकी लाइफ डिस्टोर्टेड हो जाएगी और उसकी प्रवृत्ति भी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। वो हिंसा कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो चाहता है कि मैं हिंसा करूं, लेकिन वो कर रहा है। कोई भी आदमी मर्डर करके आज तक खुश महसूस नहीं हुआ होगा अंदर से खुद। क्यों? कि इंसान की प्रवृत्ति है, जब वो महसूस करता है तो यार करना तो नहीं चाहिए था पर हो गया। तो इसमें अगर जीवन में और समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो पहले तो मानव अपने ऊपर हिंसा को छोड़े, अहिंसक बने। अपनी मन, वचन और कर्म जो हमारे कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि आदमी सोचता है, महसूस करता है और कर्म करता है, इनमें कोहेरेंस रखे। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। मानव जीवन में हम आए हैं तो उद्देश्य, जब एक जाति के हैं तो हमारे उद्देश्य अलग नहीं हो सकते। ये बात हर एक को समझनी पड़ेगी कि इस जीव का इस पृथ्वी पे उद्देश्य एक ही है। और जो हमारी समझ में आया है वो सुख नहीं, खुशी। इसको भी समझना होगा। कई बार आदमी सुख को ही खुशी मान लेता है। सुख क्षणिक होता है और खुशी परमानेंट होती है। सुख बाह्य हो सकता है, खुशी आंतरिक होती है। तो जो हमारी समझ बनी वो यही है कि आदमी का जो उद्देश्य है इस पृथ्वी पे वो खुश रहना है। और वो खुश तब रह पाएगा जब उसके आसपास का वातावरण भी खुशमय हो। जब चारों तरफ लोग रो रहे हो तो आप अकेले ठाका मार के नहीं हंस सकते। तो ये भी चीज मानव को समझनी होगी कि खुश मैं इस पर, अब मेरे आसपास का जो समाज है उसके साथ ही मैं खुश रह सकता हूँ। और जिस दिन हमने आंतरिक हिंसा के ऊपर काबू पा लिया तो बाह्य हिंसा भी उससे बंद होना स्वाभाविक है। लोग बाहर की हिंसा के ऊपर तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन आंतरिक हिंसा पे ना तो कोई विश्वविद्यालय पढ़ाता है, ना ही कोई सरकार की नीतियां हैं, ना ही कोई पीस यूनिवर्सिटी किसी उसमें बनाई कि लोगों को पढ़ाया जाए कि खुश कैसे रहा जा सकता है। और बाहर की हिंसा को ही हिंसा बता के उसको बाहर से रोकने की कोशिश करते हैं। जब तक कि गंदा पानी के सोर्स को बंद नहीं करेंगे, उसको बाहर से जितना मर्जी साफ कर लीजिए, थोड़ी देर में फिर वैसा ही वो गंदा हो जाएगा। तो इसके ऊपर काम करने का इसका भी, क्योंकि एक चीज और हम आपको बता दें, और अभी 2 दिन पहले चर्चा भी हुई थी कि परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और ईश्वर की बात भी की जाती है। और इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसमें बताया गया। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये भी दो चीजें हैं। आत्मा की जब बात करते हैं तो हम आंतरिक बात कर रहे हैं, और ईश्वर की बात करते हैं तो हम बाह्य जिसमें हम जी रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो जब ये दोनों में समन्वय हो जाता है तो ये दोनों मिलकर के एक ही जगह पहुंच जाते हैं, और अल्टीमेटली मानव को खुशी देने के लिए। मानव अगर इस पृथ्वी पे खुश होगा तो उसके चारों तरफ की चीजें भी खुशहाल होंगी। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने आप होंगी, क्योंकि जो मानव अंदर से खुश होगा, अहिंसक होगा,
वो चारों तरफ जो भी फैलाएगा वो अंदर से जो है वो खुशी और प्रेम ही बाहर आएगा। वो प्रकृति से भी प्रेम करेगा, वो मानव से भी प्रेम करेगा, सब जीव जंतुओं से प्रेम करेगा, तभी ये चीजें समन्वय से चल सकती हैं। और जो व्यवस्थाएं बनी हैं या तो ये अज्ञानतावश बनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ किया है वो बहुत ज्ञानवान लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं उनको मैं सबसे बड़ा अज्ञानी मानता हूं। उनके पास ज्ञान है ही नहीं। अगर पैमाना पैसा होता, पूंजी होती, तो ये पूंजीवादी जो लोग हैं, पूंजी जिनके पास है, वो कभी दुखी नहीं होते, कभी अस्पताल नहीं जाते, कभी मरते भी नहीं। अगर यही पैमाना होता तो इसका मतलब सबसे बड़े मूर्ख वो हैं जो पूंजी को ही जीवन का उद्देश्य मान चुके हैं। और उनके इस उद्देश्य से कितने और मानव जो सचमुच मानव रह सकते थे, उनका कितना विनाश हो रहा है, ये वो सोचने में, क्योंकि वो अज्ञानी है इसलिए वो इस बात को सोच ही नहीं सकते। और इसको विपरीत दिशा में ले जाने के लिए हमें उन लोगों के साथ अपने साथ काम करना पड़ेगा कि मैं मन वचन और कर्म से एक जैसा कैसे रह सकूं। जो मैं सोचता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, अगर मैं वो करने में सक्षम हूं तो मैं खुश हूं। ये अगर एक एक आदमी करेगा तो उसका जीवन समन्वित होगा। और जिस दिन उसका जीवन समन्वित हो गया तो दिशा यही चलेगी कि जो लोग अज्ञानता के बस या किसी भी उससे दूसरी दिशा में चले गए, उनको भी दिशा बदलनी पड़ जाती है और दिशा बदलनी पड़ेगी। तो हमारा ये मानना है कि जो व्यवस्था जिसका हम रोज चर्चा करते हैं कि देखो, एक तो व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि भगवान ने बनाई, ईश्वर चला रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस वाले लोग हैं, वो नियम को समझ लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये जितनी भी व्यवस्था है ये नियम से चल रही है और वो नियम ही इसको चला रहा है। इसको इसका न्योता कोई है या नहीं है, उस पर बहस करने से कोई बहुत ज्यादा हम निकाल नहीं पाएंगे। ये व्यवस्था है और हम इस व्यवस्था के हिस्सा हैं। हम इस व्यवस्था के मालिक नहीं है। ये इंसान को पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। अगर आसपास की प्रकृति, आसपास का इंसान, आसपास का समाज, जितने भी संसाधन हैं, उनके साथ इंसान अगर अपने को नहीं जोड़ेगा तो वो मानव बनना भी असंभव है। उसके साथ जोड़ के ही उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आज समझे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और जितना समझने में देरी करेंगे उतना ही हमें उसमें नुकसान मानव जाति का होगा। अब इस पे जो काम करने की जरूरत है, जब मानव इकट्ठे होते हैं तो पहला तो मैंने बताया अपने ऊपर काम करना है। और वो भी मानव का जो जीवन है, मानव का जो शरीर है, आप ये देखो कि कितने हमारे अंदर अंग हैं। हम भी अपने आप में मानव का शरीर ही, लोग कहते हैं कि भगवान तो इंसान के अंदर बसता है, वो कहने का तरीका है। लेकिन अगर ये देखें कि मानव को ही देखें तो मानव भी अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इसके अंदर कितने ही हमारी क्रियाएं हो रही हैं, हमारे को खुद नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो अपने शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है उनका उनको नॉलेज हो। अपने शरीर के पार्ट्स का नॉलेज नहीं है लोगों को। मेरा दिल कैसे काम कर रहा है, कितने मेरे अंदर नाड़ियां हैं, कितने मेरी नाड़ियां ठीक चल रही हैं, कितना मेरा शरीर ठीक चल रहा है, कितने मेरे विचार ठीक चल रहे हैं, कितनी मेरी भावनाएं सही जागृत हो रही हैं, इस पे कोई चिंतन नहीं है। अगर उसने अरबों करोड़ों रुपए बना के अगर वो बैठ भी गया है तो वो बहुत मूर्ख है। उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए जिसने अपने मानव ने अपने आंतरिक को समझ लिया, अपनी आंतरिक क्रियाओं को समझ लिया, अपने अंदर समन्वय बनाना सीख लिया, और उसने अपने साथ के सबसे नजदीक हमारे मानव ही है, क्योंकि हमारे सहजातीय है, वो एक जाति का है, और उसको समझाना, उसको समझना हमारे लिए आसान है।
तो हम दूसरे मानव तक पहुंचाएं, जिससे कि बाहर का वातावरण भी मानवीय बने, तो मानव का मानव से समन्वय हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात आती है कि भाई ये ब्रह्मांड को समझने की बात, जब तक आंतरिक को ठीक से नहीं समझेगा, भाइयों को समझना बहुत मुश्किल है। और जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ बाहर की संरचना पढ़ाई जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको समझना एक अलग ही ज्ञान है, और इस पे हमें काम करना पड़ेगा, खुद पे भी करना पड़ेगा। और इसी से सारी व्यवस्थाएं आ जाती है। जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ही उसी संदर्भ में जुड़ी हुई हैं, और उसी के साथ उसको जोड़ना है। तो जब समाज और प्रकृति ठीक हो जाएगी तो मानव की खुशी बरकरार रहेगी, उसमें सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, ये हमारा मानना है। और इस पे जहाँ तक आज की व्यवस्था है, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि है उसको कैसे ठीक किया जाए। उसका यही है कि अज्ञानियों को ज्ञान दिया जाए, और जो ज्ञानी हैं उनको इकट्ठा किया जाए। जिस चीज की समाज में बहुतायत हो जाती है, उसी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस दौड़ को वापस करना पड़ेगा कि कई बार वो इंजन है, हम गार्ड वाले डब्बे में है, समझता है मैं सबसे पीछे हूँ। अगर इंजन को दूसरी दिशा में लगा दिया जाए तो जो इंजन है वो सबसे पीछे हो जाता है दुनिया में। तो जब हम केंद्रीय मूल्यों को जीवन में बदल देते हैं कि मेरा केंद्रीय मूल्य पूंजी की जगह मानव है, और एक अच्छे मानव के हमने कई आपको उदाहरण बता दिए, साइंटिफिक टेस्ट भी बता दिया। किसी को देखना हो, खुद को समझना हो, वो मानव कंप्लीट है कि नहीं है अपने अंदर, वो सही है कि नहीं है, वो खुश है कि नहीं है, हैप्पीनेस अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इसको करने के भी तरीके साइंटिफिक है, और उस पर काम किया जा सकता है। कुछ हमने भी इस पे सीखा है, कभी बैठेंगे तो उस पर चर्चा और हो जाएगी। और उसी से ही इस व्यवस्था को बदला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आदमी जब हॉस्पिटल जाता है, उससे वो तभी जाता है जब अपने आप को ये समझ लेता है कि मैं बीमार हूँ। जब तक आप ये नहीं समझोगे, या मैं खुद नहीं समझूंगा कि मैं बीमार हूं, मैं कभी अस्पताल में नहीं जाऊंगा। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर ये व्यवस्था अमानवीय है, मानव के लिए सही नहीं है, तो इस व्यवस्था को हमें टोटली रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि ये बीमार व्यवस्था है, इसको अस्पताल में भेजने की जरूरत है। और जिस दिन इसको ये मान लेंगे हम, और अस्पताल में इस व्यवस्था को भेज देंगे, तो उसका इलाज होना भी संभव है। और अभी तो बीमारी काबू में है, इलाज हो जाएगा। जिस दिन न्यूक्लियर वार अगर इस मूर्ख इंसान ने कर दिया, कमजोर प्रवृत्ति के इंसान ने कर दिया, क्योंकि हिंसा सबसे ज्यादा वही फैलाता है, हिंसक सबसे ज्यादा वो होता है जो सबसे कमजोर होता है। महात्मा गांधी जी ने जब अहिंसा की बात कही थी, तो वो कमजोरी नहीं थी, वो उनकी आंतरिक शक्ति थी। उसने अपने अंदर ये अनुभव कर लिया था, और तभी वो अहिंसा से इस लड़ाई को लड़ा। देश में कितना भी उनको माने या कम माने, लेकिन पूरी दुनिया ने उनको आज मान लिया है। लेकिन वो भी एक इंसान थे, उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, ये बेईमानी सी बात है। उन्होंने जितना कोशिश किया उसको अप्रिशिएट करें, और उनसे भी अच्छे हम बन सकते हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात, और बनना भी चाहिए। हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए, मेरे से अच्छा शानदार हो। इसीलिए तो ये जनरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर सारी चीज मैंने ही अचीव कर ली, तो आगे जनरेशन बढ़ाने का मुझे क्या रुचि क्या रहेगी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहेगी। तो ये रुचि बनी रहे, और जीवन को आगे लेके जाए। और ये कभी आदमी में एक सोच आ जाती है कि मैं संपूर्ण इंसान मानव बन जाऊंगा तभी मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ, ये भी हमारी भूल है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आज मैंने थोड़ा सा विचार भी मेरे दिमाग में ठीक आ गया, तो मैं आज ही अपने समाज से उस विचार को शेयर करूं। जब मुझे कोई चीज अचीव करने की मेरे अंदर कैपेसिटी आ गई, तो मैं उसको दूसरों को भी अचीव करना सिखाऊं। और जब समाज में केंद्रीय मूल्य मानव हो जाएगा, तो सारी की सारी जो दौड़ है इस दुनिया की, वो अच्छे मानव बनने की तरफ बढ़ जाएगी। और जिस दिन ये दौड़ अच्छे मानव की तरफ बढ़ जाएगी, तो मानवीय समाज की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, और खुद में खुद लोग इस व्यवस्था को रिजेक्ट करके और नई व्यवस्था की तरफ अपना कदम
बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कोई सवाल जवाब होंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र जी। जी। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आदरणीय सत्यप्रकाश जी। सभी को नमस्कार। योगेंद्र जी ने अपनी बात रखी। विषय आज का बहुत अच्छा है और इस विषय को बिना समझे करते रहो मेहनत, परिणाम आने वाला कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है, पर जो हम चाहते हैं वो नहीं होने का कभी। चाहते हम ये है कि पूरी मानव जाति खुशहाल बने, शांति में, प्रेम में जीवन जिए, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बने। पर मानव ने अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं हूं कौन, मेरा प्रयोजन क्या है और मेरी भूमिका क्या है। तो फिर वो करेगा क्या? इसलिए मानव कौन है, मानवता क्या है, और मानव और प्रकृति के साथ हमारा संबंध आज क्यों अति आवश्यक हो गया। अगर उसको नहीं पहचाना तो कल क्या होने वाला है, ये मुख्य रूप से विषय है। तो सबसे पहले मैं खोलता हूं मानव क्या है। इस प्रकृति में देखोगे आप, मुख्य रूप से चार अवस्थाएं हैं। एक है पदार्थ अवस्था, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज। दूसरी है प्राण अवस्था, पेड़ पौधे। तीसरी है जीव अवस्था, पशु पक्षी। और चौथी है ज्ञान अवस्था, माने मानव। ध्यान से देखो, तीनों अवस्थाएं प्रकृति के नियमों से बंधी है, अपने प्रयोजन को जानती है और अपनी भूमिका को भी जानती है। और उनमें कहीं कोई कलेश नहीं है, उनमें कोई संकट नहीं है। अगर उसके बीच में संकट पैदा किया, उनको भी खतरा और आज हमको भी खतरा कहीं है, तो मानव के कारण ही है। और वो इसलिए कि मानव ने समझा ही नहीं मैं कौन हूं। आप ध्यान से देखो, मानव के दो रूप बिल्कुल साफ साफ है। हम कहते हैं हमेशा मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा मकान, मेरी बात, मेरी सोच। ये मैं है क्या? शरीर को तो हम देख रहे हैं, शरीर के कार्य भी जानते हैं, शरीर की आवश्यकता भी जानते हैं, पर ये मैं कौन है? मानव के दो भाग बिल्कुल साफ अलग अलग है। एक मैं हूं, एक मेरा शरीर है। शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बोलना, चलना, ये कार्य है। रोटी, कपड़ा, मकान उसकी आवश्यकताएं है। मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता है प्रेम, विश्वास, सम्मान, स्नेह, वात्सल्य, सुख। ये मेरी आवश्यकता है। शरीर की जो आवश्यकताएं है, ये भी समझना पड़ेगा, वो बहुत सीमित है, आवश्यकता के अनुसार है। गर्मी लगी तो पंखा चाहिए, सर्दी लगी तो कंबल चाहिए, भूख लगी तो भोजन चाहिए। पर कोई भी निरंतर नहीं चाहिए, लगातार नहीं चाहिए। पर सुख निरंतर चाहिए, विश्वास निरंतर चाहिए, स्नेह निरंतर चाहिए, सम्मान निरंतर चाहिए, प्रेम निरंतर चाहिए।
तो इस पक्ष को मानव जाति ने अभी तक समझा ही नहीं। जो निरंतर चाहिए उसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे। सारा प्रयास तो बचपन से लेके बड़े तक हम संसाधनों को जुटाने में लगे हैं, और साधन तो शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता पूरी करने में हम कुछ कुछ कामयाब भी हुए हैं, पर मेरी आवश्यकता विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुख, इसमें तो हम बहुत पीछे चले गए। तो दुर्भाग्य मानव जाति का यह है कि जो निरंतर चाहिए उसके ऊपर कुछ प्रयास ही नहीं, सोच नहीं, समझ नहीं, और जो सीमित मात्रा में चाहिए उसके पीछे दौड़े जा रहे हैं हम, और सम्मान से सम्मान पाना चाह रहे, साधनों से सम्मान पाना चाह रहे, जिसके कारण आज पूरे मानव जाति और पूरी प्रकृति संकट में आ गई है। क्योंकि सम्मान पैसे से नहीं मिलता, वो क्षणिक मिलता है। विश्वास पैसे से नहीं मिलता, स्नेह पैसे से नहीं मिलता, प्रेम पैसे से नहीं मिलता, क्षणिक मिलता है, टेम्परेरी मिलता है वो। ये दो चैप्टर को समझने की अति आवश्यक है। नहीं तो आदमी आज संसाधनों की दौड़ में दौड़ा जा रहा है, और संसाधन शरीर की आवश्यकता है, मेरी नहीं है। और संसाधन भी अगर मेरी समझ ठीक नहीं है, मेरे संबंध ठीक नहीं है, तो आज संसाधन के कारण ही भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, गांव गांव के बीच में, देश देश के बीच में युद्ध हो रहे हैं। सारे युद्ध संसाधनों के लिए हो रहे हैं। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि संसाधन तो आदमी को बहुत कम चाहिए, बहुत सीमित मात्रा में चाहिए, और वो प्रकृति में उपलब्धि है। ये भी देखो आप, पानी आपने पैदा नहीं किया, हवा आपने पैदा नहीं की, अन्न भी आपने ज्यादा पैदा नहीं किया, पेड़ पौधे आपने पैदा नहीं किए, वो प्रकृति में है। तो आपको तो उसको व्यवस्थित, जो व्यवस्था है उसको समझना है, और उसके पूरक बनना है, सहयोगी बनना है। पर विश्वास के लिए आपको काम करना पड़ेगा, सम्मान के लिए आपको काम करना पड़ेगा, स्नेह के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और निरंतर करना पड़ेगा। और इसका कोई वजन नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है। तो मानव कौन? मैं बराबर है शरीर, बराबर है मानव। मानव की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, और मेरी आवश्यकता है विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुख। ये मेरी आवश्यकता है, जो किसी साधन से नहीं मिलती। मेरे कार्य क्या है? समझना, सुनना। कान नहीं सुनते, कान तो माध्यम है, सुनता तो मैं हूं, देखता भी मैं हूं, आंख तो चलो माध्यम है। जो मैं कहता हूं वही शरीर करता है, शरीर तो साधन है। तो मैं के कार्य है समझना, सोचना, विचारना, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी समझ होगी, जैसे हमारा विचार होगा, वैसे हमसे कार्य होंगे, वैसे शरीर करेगा। अब मैं शरीर को कह रहा हूं कि बोल भाई, वो माध्यम है, पर मैं शरीर को आदेश ही नहीं दूं, मैं जबान को आदेश ही नहीं दूं, वो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। जो मैं बुलवा रहा हूं वो बोल रहा है। शरीर का कार्य है चलना, बोलना, उत्पादन करना, ये शरीर के कार्य है। तो इसलिए मानव को बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा। उसके दो भाग है, एक मैं हूं, मैं की कुछ क्रियाएं है, एक शरीर है, शरीर की कुछ क्रिया है। मैं की कुछ आवश्यकता है, शरीर की कुछ आवश्यकता है, और उसमें महत्वपूर्ण है मैं। क्योंकि यही पशु से मनुष्य को अलग करता है। पशु शरीर तक जीतता है, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी,
पशु सुखी, उसे और ज्यादा कुछ नहीं चिंता, मस्त होता है। पर मनुष्य के शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, पर ये मन उसको, मैं उसको दौड़ाता रहता है, और क्योंकि जैसे उसकी समझ होगी वैसे उसको दौड़ाएगा वो। अगर उसकी समझ ये बन गई कि सबके भले में मेरा भला, जीने दो और जियो, ये मानव का कार्य है। अगर ये समझ बन गई, देखो धरती कैसे सुंदर बनेगी। कोई पर्यावरण का संकट नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई जेलेसी नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई हिंसा नहीं। पर आज जो समझ बनी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरे सुख में सबका सुख। जब ये सोच बन गई, ये समझ बन गई, तो कैसे ये मानव सुखी रह सकता है? कैसे ये मानव ठीक रह सकता है? रह ही नहीं सकता। एक परिवार में 4 व्यक्ति है, चारों मुट्ठी में करना चाह रहे हैं, अपने आप कब्जा करना चाह रहे हैं, तो युद्ध होगा ही। और चारों ये सोच ले कि दूसरे के भले में, दूसरे खुशी में मेरी खुशी है, तो बताओ कहां से युद्ध होगा? तो ये समझ जो मैं है ना, मैं, ये महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको ना तो हमने अध्यात्म में समझा, ना ही हमें किसी महापुरुष ने समझाया, ना ही हमारे टीचर समझा पा रहे। एक बच्चे को बस यही समझा पा रहे कि मैं बड़ा होके, पूछ लो किसी से भी, बड़ा होके नौकरी करूंगा, बड़ा पैकेज चाहिए। कितना बड़ा चाहिए ये भी नहीं पता, कितना बड़ा पैकेज चाहिए ये भी नहीं पता, पर बड़ा चाहिए। अब मान लो कुछ गोल बनाया, वो पूरा हो गया, फिर और बड़ा चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए। अब इस पागल दौड़ में उसने पूरी धरती को आज, पूरी हवा पानी धरती को प्रदूषित कर दिया, जहरीला कर दिया। मूर्ख 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 का समाज बन गया आज ये। मानव समाज मूर्खों का समाज बन गया। जिसके पास जितने अधिक संसाधन है वो उतना बड़ा मूर्ख है। जिसके पास जितना ज्ञान है, समझ है सही, वो उतना सुखी आदमी है। और एक बात और सुन लो, अगर आपके पास सही समझ है तो आपको संग्रह की जरूरत नहीं है, और आपके पास समझ नहीं है तो आप संग्रह में सुख ढूंढ रहे हैं, उसमें सम्मान पाना चाह रहे हैं, उसमें प्रतिष्ठा पाना चाह रहे हैं, जो क्षणिक तो मिलती है पर निरंतर नहीं मिलती। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूं और महापुरुषों को देख के भी कह रहा हूं। इसलिए मैं कौन, मानव कौन, मानव के 2 पार्ट, मैं जिसका सोचने समझने का काम है, विचारने का काम है, और शरीर है ना। मैं की आवश्यकता है विश्वास सम्मान सने, और शरीर की आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, है ना, जो सीमित मात्रा में चाहिए। और विश्वास सम्मान सने निरंतर चाहिए, इसकी कोई सीमितता नहीं है, अनंत है, अनंत चाहिए। अब दूसरा भाग आया कि मानवता क्या है। मानवता माने जो पशु से मानव को अलग करे। जैसे पदार्थ का एक गुण है, फिर पेड़ पौधों का एक गुण है, फिर उससे विकसित इकाई जीव जंतु है, पशु पक्षी है, और फिर विकसित इकाई मानव है। मानव का गुण क्या है? मानव क्या है? मानव माने मानवता, जब उसके अंदर मानवता आ जाए, जब उसके अंदर ये मूल्य आ जाए कि मेरा जन्म का प्रयोजन क्या है, मेरी भूमिका क्या है, जब उसकी समझ बन जाए, मैं कौन हूं समझ लिया, शरीर जमा मैं बराबर मानव। अब उसका प्रयोजन क्या है? मानव का प्रयोजन इस धरती पे है एक दूसरे के पूरक बनना, सहयोगी बनना। क्योंकि मानव को छोड़ के जितनी भी इकाई है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनका आचरण निश्चित है, वो नियम से बंधे हुए हैं, वो उसके अनुसार ही वो काम करेंगे, उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। पर मनुष्य को कुदरत ने 2 ताकत दी है अस्तित्व में, 2, इस व्यवस्था में 2 ताकत है, सोचने समझने की, विचारने की ताकत, और निर्माण करने की ताकत। अद्भुत ताकत है ये। अपने जीवन का प्रयोजन समझ ले कि मेरा प्रयोजन है दूसरों को खुशहाली में सहायक बनना, दूसरों को सहयोगी बनना, दूसरे के पूरक बनना। तो देखो पृथ्वी कैसी सुंदर होगी। तो जितनी जितनी पूरकता की, जितनी जितनी सहयोग की समझ बनती जाएगी, उतनी उतनी मानवता खिलती जाएगी, मानवता बढ़ती जाएगी।
और जितनी जितनी कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, संग्रह करने की आदत बढ़ती जाएगी, समझ लो मानवता मरती जाएगी, शैतानियत बढ़ती जाएगी। दुर्भाग्य से आज जितने विकसित लोग, विकसित राष्ट्र अपने आप को कहते हैं, उनके अंदर शैतानियत बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया को शैतानियत की तरफ ले जा रहे हैं। इस विचार को गहराई से समझ लो, इस विचार को बिल्कुल गहराई से समझ लो कि दुनिया का आज जो विकास का मॉडल है, जो सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं और पैसे का उपयोग करना नहीं जानते, साधनों का उपयोग करना नहीं जानते। साधन तो बढ़ाते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, पर साधनों का कैसे सदुपयोग करना है इसको नहीं समझते। वो जाने अनजाने में शैतानियत की तरफ जा रहे हैं और वो मानव को और प्रकृति को प्रदूषित करेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे, है ना, जो आज चारों तरफ देख ही रहे हैं। ये जो संकट खड़ा किया है आज प्रकृति के बीच में, हवा पानी धरती को जो जहरीला किया है, ये किसी पशु पक्षी ने नहीं किया, ये किसी पेड़ पौधों ने नहीं किया, ये किसी और ने नहीं किया, ये सिर्फ मानव ने किया। और मानव में भी, इस विकसित मानव ने, सफल मानव ने, इस बात को समझ लो। अगर समझोगे तो हम पाप से बच पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा संसाधन नहीं बढ़ाने चाहिए, पूरक बनना ही काम है ना। ऐसे कर्म करो जिसमें मेरा भी संवर्धन हो, मेरे परिवार का भी संवर्धन हो, मानव समाज का भी संवर्धन हो और शेष प्रकृति का भी संवर्धन हो। मेरा भी संरक्षण हो, मेरे परिवार का भी संरक्षण हो, पूरी मानव समाज का भी संरक्षण हो और शेष प्रकृति का भी संरक्षण हो। मेरा भी सदुपयोग हो, मेरे परिवार का भी सदुपयोग हो, एक दूसरे के पूरक बने, पूरी मानव जगत का सदुपयोग हो और पूरी प्रकृति का सदुपयोग हो। ये सोच हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते? हम भारत और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, पर ये जो सोच थी व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्वक, संतुलन पूर्वक जीने की, ये सोच कहां चली गई भारत की? और जो इस सोच को नहीं समझता, ये इस सोच के अनुसार नहीं चलता, वो भारत और भारतीय संस्कृति की बात ही बात कर रहा है, पर पश्चिम की विकृति का शिकार है, वो विकृति का शिकार है। और जो आज पूरी मानव जाति के लिए, पूरी पर्यावरण के लिए संकट का कारण बनती जा रही है, दुनिया में हिंसा बढ़ा रही है। तो मेरे मित्रों, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आई है। ये जो मंच है, इसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि दोबारा से भारत और भारतीय संस्कृति को जीवित करना, दोबारा से मानव के प्रयोजन को जीवित करना, दोबारा से मानव की भूमिका को निश्चित करना, दोबारा से मानव को समझाना कि मानव तो केवल शरीर नहीं है, तो एक आत्मा है, तो एक चेतना है ना। और चेतना का विकास ही, आत्मा का विकास ही मानव का विकास है, मानव का प्रयोजन है। उसके बिना मानव बिल्कुल अधूरा है। तो ये सब बातें बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है ना। राकेश भाई अभी 7 दिन हमारे साथ थे, हमने 7 दिन में इन्हीं के ऊपर बात की कि मैं हूं कौन, मनुष्य है कौन, इसका प्रयोजन क्या है और इसकी भूमिका क्या है। इसको बिना समझे जो भी काम करोगे आप, जाने अनजाने में, कितनी भी शुभ कामनाएं आपकी, शुभ इच्छाएं आपकी, पर जाने अनजाने में स्थिति वही होगी जो कभी अभिमन्यु की हुई है। क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण के चक्रों में फंसकर अभिमन्यु मरी गया, है ना। तो आज भी हर अच्छा आदमी जाने अनजाने में आज के भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के चक्रों में फंस गया, विकास की अवधारणा के चक्रों में फंस गया और मौत की तरफ भाग रहा है बहुत तेजी से। इसलिए एक भी संतुष्ट नहीं है। पूरी यूनिवर्सिटी मिलके, माफ करना, पूरी यूनिवर्सिटी मिलके एक भी इंसान का जन्म नहीं दे पा रही। एक भीड़ पैदा कर दी, भीड़ भीड़ पैदा हो रही है। सारे धर्माचार्य मिलके एक इंसान का जन्म नहीं दे पा रहे। गुलाम देश में श्री अरविंद, विवेकानंद, दयानंद, गांधी, है ना, कितने लोगों के नाम गिन लो आप, एक से बढ़कर एक। और अभी क्या हो रहा है पिछले 50 साल में? दुनिया में भी बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने काम किया। टोल्स्टॉय है, रस्किन है और अनेक लोग हैं, मैं तो उतने जानता भी नहीं, पर बहुत लोग हैं। पर आज क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में देख लो आप, एक भी इंसान तैयार नहीं हो रहा।
क्योंकि इस विकास की अंधी दौड़ ने पूरे मानवता को डस लिया। तो इसलिए मेरे मित्रों, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को ऊपर आई है ना। उसमें गंभीरता से चीजों को समझो। मैंने जो 40 साल में समझा है, जो मुझे मिला है, मैं उसमें बिल्कुल आपका साथ देने को तैयार हूं। जो आपके पास है मैं उसे लेने को भी तैयार हूं। मुझे उसमें बिल्कुल भी हिचक नहीं है, पर समझना पड़ेगा चीजों को। इतनी आसानी से अगर एक बार समझ में आ गई तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर 100 लोग भी खड़े हो गए, सिर्फ 100 लोग, तो दुनिया आपके साथ चलेगी। दुनिया आपके साथ चलेगी, क्योंकि वो आज समय की आवश्यकता है। आज सबने बहुत ज्यादा संसाधन पाके देख लिया कि सुख नहीं है। अभी कह रहा था कोई कि दुनिया के जो 2-10 टॉप लोग हैं, उनकी हिस्ट्री देखो, उनका अंत देखो, उनके साथ क्या गुजरी है। जो टॉप लोग है दुनिया का, जिन्होंने खूब संसाधन इकट्ठा किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में पूरी, है ना, कि उनका इतिहास देखो एक बार, उनको पढ़ो एक बार, उनकी क्या स्थिति बनी। इसलिए नहीं पता, पर बता रहा था कोई, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये विषय बड़ा गहरा है। अगर आप चाहेंगे इसमें गहराई के साथ डूबना, तो मैं उसमें मदद करने को तैयार हूँ। और किसी के पास कुछ ऐसी गहरी समझ है तो मैं उसको समझने को भी तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ अंतिम ज्ञाता हो गया है, वो बात होगी। पर मिल के हम कैसे मानव को समझे, मानव के प्रयोजन को समझे, और मानव की भूमिका को हम निभाए, बताए और जगाए पूरे समाज को। और समाज जगने को तैयार है, मैंने देखा है। सत्य को कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि दुखी है आज। खूब संसाधन पाके भी आदमी सुखी नहीं हो पा रहा, खूब सफल होके भी आदमी सुखी नहीं हो पा रहा। उसके परिवार में इतने तनाव खड़े हो गए, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ। इसलिए आपने मुझे समय दिया। मेरे ख्याल मेरा समय भी हो गया, अभी श्री जी को भी बोलना है, तो इसलिए मैं अपनी बात रोकता हूँ यहीं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खासतौर से अभिषेक जी का। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। आदरणीय श्री राय जी, आदरणीय अभिषेक श्री भाई, जी। अभिषेक भाई 9 बजने जा रहे हैं। कितने मिनट तक आप सोचते हैं कि मेरा व्याख्यान चले? 10 ये मिनट? आपको तय करना है। ओके, देखता हूँ। तो मैं तो देख रहा हूँ कि हम लोग 27 लोग यहाँ हैं। जहाँ तक मेरा अब तक अनुभव है, मिल चुका हूँ, या आप लोगों के संदेह जो चैट पे आते रहता है, देखते रहता हूँ, एक से एक ज्ञानी समूह है ये। किसी को भी ले लूं, मानव की परिभाषा, मानवता की परिभाषा, या मानवता और प्रकृति केंद्रित व्यवस्था की परिभाषा करीब करीब सबको क्लियर है। लेकिन बार बार जैसे हमारे दोनों वक्ता ने और सबने कहा कि मानव का जो सही स्वरूप है अभी डेवलप नहीं हो पाया। इंसान के रूप में भले ही हम लोग अपने को मनुष्य कह लें, लेकिन जो अल्टीमेट जितनी फैकल्टी हमारे पास है कि डेवलप की जा सकती है, वो पूरी फैकल्टी डेवलप नहीं हो पाई। कारण क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। जैसा हम सब लोगों ने सुना है कि मनुष्य पूरी सृष्टि का सबसे बेहतरीन स्वरूप अभी तक आया है। लेकिन मनुष्य है क्या, बाकी प्राणियों से कैसे अलग है? करीब करीब मनुष्य के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, बाकी प्राणियों के अंदर भी हैं किसी न किसी रूप में। कोई थोड़ा कम डेवलप्ड है, कोई ज्यादा डेवलप्ड है। एक विशेष क्षमता है जिसको मनुष्य चेतना कहता है, अवेयरनेस कहता है, कॉन्शसनेस कहता है। वो बाकी प्राणियों से अलग। चेतना, अवेयरनेस वहां से शुरू होती है कि सबसे पहले मैं सूक्ष्म रूप से जान लूं कि कौन हूं। परिभाषा में नहीं, शब्दों में नहीं, वो मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए। मैं अनुभव करके उसको जीना शुरू करूं। अब तुम्हारे रोटी लेकर कराई देंगे। ये मतलब सभी को याद है। ज्यादातर हम लोग बहुत घबराहट में होते हैं। अगर अभी तक मनुष्यता पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, तो अचानक हम अगले 5 या 10 साल में सोचें कि मनुष्यता पूरी तरह डेवलप हो जाएगी,
संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्यता को डेवलप करना भी सृष्टि का खेल है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जिंदा हूं या मर रहा हूं, या जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं अंदर में या बाहर में, सब वो सृष्टि का कमाल है। मेरा अहम या अज्ञान कभी कभी देने लगता है कि मेरे चलते हो रहा है और मुझे ऐसा ऐसा करना है। बड़े सारे महापुरुषों की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। मैं श्री अरविंदो के तरफ ध्यान आपका आकर्षित करता हूँ कि सब कुछ करके जो थक थक गए, तो उनको समझ में आया कि करने से कुछ नहीं होता है। वो टोटल आखिरी उनके जन्म, आखिरी जो भी उनका जीवन था उसका 10-15 साल उन्होंने बिल्कुल साइलेंस में गुजारा। साइलेंस बहुत पावरफुल है। जो चीजों हम शब्दों में अगर किसी को बोलते हैं, तो मेरी भावनाएं कुछ और हो सकती हैं, सुनने वाले की भावनाएं कुछ और हो सकती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन वो उसी तरह से करेगा। तो हमारे और उसके बीच में भी डिफरेंस होना शुरू हो जाएगा। सही माने में जैसे अगर हम साइलेंस में जाएं, अपने अंदर में जाएं। हेलो, किसी ने कुछ कहा? हेलो, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? अभी कोई आवाज आई थी? आप बढ़ते रहिए। कोई नहीं, ठीक है, मुझे लगा कि कोई कुछ कहना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि स्वयं की पहचान जब हो जाए, तो वहां से रास्ता शुरू होता है। अब जो स्वयं की पहचान शुरू हो जाती है, तो उसको ये दिखाई पड़ने लगता है एक्सपीरियंसली कि कोई दूसरा है ही नहीं। जिसको मैं दूसरा मान रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ। जिसको मैं सृष्टि कह रहा हूँ, भगवान कह रहा हूँ, प्रकृति कह रहा हूँ, वो भी मैं ही हूँ। अगर ये ज्ञान में मैं स्थापित हो जाता हूँ, तो एकात्मता की जो जीवन चलती है कि अंदर से भी वही, बाहर से भी वही। सबने अनुभव किया हुआ कि हमारे अंदर हमारी भावनाएं कुछ अलग हैं, विचार कुछ अलग हैं, और भावनाओं और विचार पे ही आधारित होता है हमारे शब्द निकलते हैं या कोई क्रियाकलाप होता है। इन चारों में जब एकात्मता हो जाए, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म एक हैं, तो अंदर में जब एक होता है तो बाहर से भी एक हो जाता है, प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ। फिर जो मैं सोचता हूँ वो होता चला जाता है, या कहता हूँ कि मेरी सोच ही अब सृष्टि की सोच हो जाती है, कि जो होने जा रहा है वो मेरे दिमाग में आ जाता है। बहुत बार आप लोगों ने ये समझा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, खास करके बचपन में, जब 2 साल के थे, 3 साल के, 5 साल के, जो भी आपके दिमाग में आता था वो सामने घटित हो जाता था। वो क्षमता के साथ हर बच्चा पैदा होता है। अगर हम सो कॉल्ड बड़े लोग अपने इंटरप्रिटेशन को उसके अनुसार डैमेज ना करना शुरू करें, उसी को अलाउ करें ग्रो करने का, तो वो मानव वहां से विकसित होना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, तो पहले वो बहुत प्योरिटी के साथ रहता है, सृष्टि के साथ एकात्म हुआ है। अब उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसके शब्द, उसके कार्यकलाप सब यूनिफाइड। लेकिन उससे जो बड़े लोग हैं वो थोड़े भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारी इंद्रियां इंपॉर्टेंट होनी शुरू हो जाती हैं, और इंद्रियों के वश में हमारा जीवन चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के समाज में पूर्वजों ने बहुत सुंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, सब कुछ। लेकिन अब तो हम बच्चों को उसमें दे ही नहीं पाते हैं। जल्दी से जल्दी होड़ लगी हुई है कि तुमको जल्दी से जल्दी पढ़ लिख के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसे कमाने हैं, या बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे जैसा तुमको बनना है। मैं खुद मानव से अमानव की तरफ या दानव की तरफ मेरी प्रवृत्ति हो गई। हर चीज में जैसे बार बार हो रही थी, हिंसात्मक प्रवृत्ति हो गई, एकुमुलेट करने की प्रवृत्ति हो गई, सब कुछ मेरा ही हो ऐसा ही हो गया। तो जो हायर कॉन्शियसनेस में मैं जन्म लिया था, वहां से मैं लोअर कॉन्शियसनेस में ऑपरेट करना शुरू किया, और बच्चे को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता हूँ। अगर मानव मानव समाज को बनना है, तो सबसे पहले अपनी कमियों को देखनी है, और देखनी है कि मेरी कमियां दूसरे को इन्फ्लुएंस न करनी शुरू कर। मैं शिक्षक के रूप में फेल करूंगा जब अपनी कमियों को ही उसके ऊपर थोपते रहूंगा कि तुम मेरे जैसा बन जाओ। तो मुझे लगता है कि मानव
समाज तभी डेवलप हो सकता है जो हम सो कॉल्ड मानव जो पाखंड में है, डबल स्टैंडर्ड में है, अपने को विड्रॉ करें वहां से, मानते हुए कि मैं डबल स्टैंडर्ड में हूँ, मैं अभी कमजोर हूँ। बच्चे को अपने नेचुरल दैवत्व कहिए, डिविनिटी कहिए, चेतना कहिए, उसमें उसको डेवलप होने का मौका दिया। मानव अगर डेवलप हो जाता है, हायर कॉन्शियसनेस में हो जाता है, तो प्रकृति से वो ऑलरेडी अलाइंड रहेगा, सृष्टि से ऑलरेडी अलाइंड रहेगा। फिर उसको मानवता केंद्रित या प्रकृति केंद्रित समाज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मानव पे अगर काम नहीं होगा तो हम कितना भी शिक्षा देंगे, तुम प्रकृति केंद्रित हो जाओ, तुम मानवता केंद्रित हो जाओ, शब्दों में रहेगा लेकिन हम उसको जी नहीं पाएंगे। आज अगर हम लोगों को कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने को विड्रॉ करना है और हर व्यक्ति के अंदर जो स्वतः मानवता है उसको उजागर होने का मौका देना। जहां हम किसी को उंगली दिखा देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, वो मुझे लग रहा है कि गलत कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति तो अपनी समझ से सही कर रहा है। जैसे उसको हम कहेंगे कि तुम ये काम छोड़ दो, तो रिएक्शन में आ जाता है। तो अगर सचमुच में समाज डेवलप करना है तो सबसे पहला तो है कि किसी को कुछ ना कहा जाए, उसको रियलाइज करने का मौका दिया जाए। प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ बहुत बार हुआ है, तो अनजान गांव में या कुछ ऐसे गांव में हम लोग रह रहे हैं जहाँ की सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड, अनसिविलाइज्ड, सो कॉल्ड, और हम लोग को देख रहे हैं कि हमसे तो वो ज्यादा सिविलाइज हैं, हमसे तो ज्यादा हार्मनी में है सृष्टि के साथ भी, अपने आप में भी। उनके अंदर कोई हिंसा नहीं है। अगर उनको कुछ खाने का मन कर रहा है, किसी जीव का हिंसा करके भी ला रहे हैं तो उसको हिंसा वो नहीं समझ रहे हैं, वो उनकी खुराक है, उसके लिए वो खा रहे हैं। लेकिन बाकी जिंदगी में प्रकृति के प्रति या मानव के प्रति वो हिंसात्मक नहीं है। हम लोगों को गहराई में झांक के देखना है कि कॉन्शियसनेस या चेतना जो बोलते हैं, कैसे हमारी हायर से लोअर की तरफ हो जा रही है, और लोअर क्या है और हायर क्या है उसको भी डिटेल में समझना पड़ेगा। आगे जब हम लोगों को टाइम मिलेगा तो इसी पे एक दिन चर्चा का विषय रहेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लोवेस्ट किसको बोलते हैं, लोअर किसको बोलते हैं, मिडिल किसको बोलते हैं, सो कॉल्ड हायर किसको बोलते हैं, और कैसे हम अपने आप को बना के रखें। सबसे बड़ी कला हम लोगों को सीखनी है कि अपने को झांक के देखूं, और जहां भी डबल स्टैंडर्ड हूं, एटलीस्ट अपने आप से डिक्लेयर करूं कि यहां मैं डबल स्टैंडर्ड में हूं। हो सके तो अपने छोटे से समाज में, जैसे ये 29-30 लोगों का मेरा समाज है, अपने आप से डिक्लेयर करना है कि मैं यहाँ भी पूर्ण नहीं हूं, मैं पूर्ण होना चाहता हूँ। हिंसा की बात हो रही है, ज्यादातर हम लोग गलती से अपने शरीर के साथ ही हिंसा करते हैं, अपनी आत्मा के साथ ही हिंसा करते हैं, अपनी भावनाओं के साथ ही हिंसा करते हैं, और वही हिंसात्मक स्वभाव हमारा समाज में भी। हम ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर मन में मैं सोच रहा हूँ कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो वो हिंसा कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि वो हिंसा हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मानवता का मतलब ही होता है प्रेम और करुणा, संवेदना। लेकिन अनजाने में डिक्लेयर करते हुए कि मैं प्रेम और करुणा में रहना चाहता हूं, बहुत समय हमारा मानवता के खिलाफ जा रहा है। जब मानव को दो रूप में मैं देखता हूं, देव और दानव, तो ये दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है, हमारे ही अंदर दोनों स्वभाव है, देव स्वभाव भी है, दानव स्वभाव भी है। देव स्वभाव जो है हमेशा प्रफुल्लित है, हमेशा आनंद में है, उसकी कोई जरूरतें नहीं है। जरूरत है तो उसके शरीर की है, उसकी इंद्रियों की है, उसकी भावनाओं की है, उसके दिमाग की है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो न दिमाग है, न शरीर है, न भावनाएं हैं, वो मुक्त है सबसे। लेकिन वही भावनाएं, वही विचार, वही दिमाग रह रह के दानव भी बन जाता है, दूसरे पे हावी होना चाहता है, दूसरे को गलत साबित करना चाहता है, दूसरे से लड़ पड़ता है अनजाने में। तो ऐसा मानव समाज डेवलप करें कि वो अपनी मानवता में स्थिर रहे, स्थापित रहे, और हम लोग इंटरफेयर ना करें। थैंक यू आज के लिए।
धन्यवाद श्री जी। अब सभी साथी अपना हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बारी बारी से क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैं ही पूछता हूँ। आप तीनों आदरणीय महानुभावों से हैं। मेरा प्रश्न है कि मानवता की हम बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, और प्रकृति एवं मानव केंद्रित व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो उन्हीं का समुच्चय है। तो एक छोटी सी बात है कि जो धर्म का सही स्वरूप है और जो मानवता है, वो क्या सेम है, क्या अलग है, या कुछ सेम है कुछ अलग है? मैं मेरा धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बिल्कुल नहीं है। मेरा धर्म का अर्थ धर्म से है, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों और हमारे ग्रंथों में है। तो उसका रिलीजन से बिल्कुल मतलब नहीं। तो प्रश्न ये है कि मानवता और धर्म क्या सेम है, एक दूसरे के पूरक हैं, या दोनों अलग अलग? मैं 1 मिनट ले लूं सत्यप्रकाश भाई। जी जी जी। जिस परिभाषा में मैं जा रहा हूं कि मानव कौन है और मानवता क्या है, तो मानव का धर्म ही मानवता है। लेकिन पहले क्लियर तो हो जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं मानव के रूप में कौन हूं। मैं अगर शरीर मात्र अपने को मानता हूं, या मेरा दिमाग जो कह रहा है कि मैं ये हूं, वो नहीं हूं। उससे परे कहिए कि दिव्य सृष्टि का एक हिस्सा हूं। तो जब दिव्य सृष्टि का हिस्सा हूं, तो दिव्य सृष्टि के किसी भी दूसरे हिस्से के सहयोग में मुझे खड़ा रहना है, यही मेरा धर्म है। उसके प्रति अगर मेरी कोई घृणा की भावना हो गई, कोई नफरत की भावना हो गई, कोई भी अशोभनीय भावना हो गई, तो मैं मानवता से दूर आ गया, मैं अपने धर्म से विचलित हो गया। मानव का धर्म ही मानवता है। थैंक यू। योगेंद्र जी, सत्य प्रकाश जी। ये सही कहा है श्री जी ने कि मानव अगर अपने को समझ लेता है और जो मानव की हम परिभाषा दे रहे हैं अगर वो बन जाता है, तो जो मानव और समाज का जो बात होती है, मैं और मेरा समाज, दूसरी मानव जाति के, तो ये जो धर्म है ये आपस में समाज से संबंधित है। और धर्म तो कोई नहीं है। धर्म को तो अब आपने शुरू में कह दिया कि भाई ये अलग अलग पंथ लोगों ने चला रखे हैं, और ये पंथ भी मानवता के विनाश के कारण है। जितना पंथ में विश्वास करता है वो उतना विश्वास मानव जाति में नहीं करता, और ना ही अपने में करता है। तो इसलिए इस पे बहुत ज्यादा चर्चा ना ही करें तो ठीक है। जब मानव और मानवता पे जब बात हो गई तो मानव का एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। लेकिन अभी एक साथी लिख रहे थे कि इसको एक धर्म धर्म बना दिया जाए जिससे कि बाकी सारे के सारे धर्म इसके अंदर ही मर्ज हो जाएंगे। तो मेरा ये संजय भाई बना से हुआ यही। है, ऑलरेडी बना हुआ है। जी ये जी मानव मेरे धर्म ऑलरेडी बना हुआ है। जी मानव जी जी धर्म शास्त्र भी लिखा हुआ है। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, इंटरनेट भी हैं। जी और जी जी अभिषेक जी, बात को समझिए। मेरा उनसे ये कहना था कि एक और पंथ न बनाया जाए, बल्कि इसकी समझ अपनाई जाए। अगर इसकी समझ अपना लेते हैं तो ये एक ऐसी डोर है जो सबको बांध देती है,
और ये पूरी दुनिया में विश्वव्यापी है। इसमें जैसे बार बार कहा जाता है कि मेरा भारत, मेरे भारत का ज्ञान, मेरा भारतवर्ष, मेरा विश्व गुरु, ये सब चीजें बेमानी है। इस पूरी पृथ्वी पे सारा समाज जो है वो मानव समाज है। और जो समस्याएं आज मैं महसूस कर रहा हूँ वही मेरे से पहले ज्यादा गंभीर समस्याएं यूरोप महसूस कर रहा है, उससे ज्यादा अमेरिका महसूस कर रहा है। तो पूरी सृष्टि की मानव जाति एक ही है और एक ही साथ आगे बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। और एक सार्थक भाई ने और सवाल किया था कि ये जो देश की जो देश की जो एक नोमेनक्लेचर, वो तो ऐसे ही है नोमेनक्लेचर। जैसे आप हैं, आपका नाम अभिषेक है, वो है, वो सतप्रकाश भारत है, वो श्री है। तो ये सब नाम है, इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं है। क्यों कि प्रकृति सारी एक है, पृथ्वी एक प्लेनेट है जिसपे हम सारे मानव जाति रह रही है। और हमारा तो ये मानना है, संभव कब होगा या कितना होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक यूनिवर्सल ह्यूमन नेशन की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस दुनिया के अंदर मानवता को बचाया जा सके और मानव मानव बन के रह सके। ये हमारी सोच है। धन्यवाद। तो थोड़ा सा करेक्शन था योगेंद्र भाई। एक्चुअली मानव को मानव बन जाने की जरूरत नहीं। मानव जी, जो भूल भटक के मानवता से दूर जा रहा है, उसको सही रास्ते पे लाना। वो एक ही बात है श्री जी, आप थोड़ा गहराई से, जो होता है ना चिंतनशील आदमी, संत और हमारे जैसे इंसान में यही फर्क है। संत गहराई से शब्दों को लेके आता है, हम थोड़ा सा दिमाग से ले आते हैं, इतना ही फर्क है। बात एक ही कहना चाह रहे हैं। जी 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 मैं सबसे बारी बारी से आमंत्रित करूंगा साथियों को। अ, जी मैं भी कुछ रखूं। ब्रिगेडियर राजा राम, जी जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी। देखिए, जो जिससे अलग नहीं हो वो उसका धर्म होता है। एक्चुअल में प्रकृति में नियम तो ये है। अब जैसे पदार्थ का धर्म होना है, पेड़ पौधों का धर्म पुष्ट होना है। अगर पेड़ पौधे पुष्ट नहीं हो तो फिर पदार्थ ही है वो भी। ऐसे ही जीव जंतु का जन्म, पशु पक्षी का धर्म जो है जीना है, वो जीना चाहता है, जीने की इच्छा है उसके अंदर। ऐसे ही मानव का जो धर्म है वो सुख के साथ जीने की इच्छा, और सुख के साथ जीने की इच्छा में उसे पूरकता का धर्म निभाना पड़ेगा। अगर वो पूरक बन के जिएगा तो सुख के साथ जी सकता है, और वो पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहेगा तो सुखी हो ही नहीं सकता। फिर तो युद्ध होंगे, हिंसा होगी। तो जो जिससे अलग नहीं हो वो उसका धर्म। हर मानव सुखी होना चाहता है, और सुख का आधार है पूरकता, विश्वास, है ना। तो ये जो मानव का धर्म है वो है पूरक बन के जीना, सहयोगी बन के जीना। आप खूब देख लेना, जैसे पशु है, उसके शरीर की आवश्यकता, उसका धर्म है जीना, जीने की इच्छा है, वो जीना चाहता है ना। जीने के लिए जो संसाधन उसे चाहिए वो उसको प्राप्त हो गए तो वो सुखी है, वो मस्त है, कोई चिंता नहीं उसे। पर मानव के साथ ऐसा नहीं है। मानव चाहता है पूरक बन के जीना, सबके भले में मेरा भला। जिस दिन मानव ने ये, और जितने भी ये जो कह रहे हैं ना संप्रदाय पैदा हुए, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक्चुअल में इन्होंने मानव जाति जब जब अधर्म के रास्ते पे, शैतानियत के रास्ते पे बढ़ी, इन्होंने काम तो यही किया। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो सनातन था, जो सही था, उसको तो भूल के, और जो भारी कर्म कांड उस समय अपनाए ना, उसमें फंस गई पूरी मानव जाति। हर धर्म का, हर संप्रदाय का व्यक्ति ऊपरी कर्म कांड में फंस गया, और जो उसकी गहराई थी, जो सहयोग था, जो पूरकता थी, जो प्रेम करना सिखाया गया था, वो भूल गया, है ना। पूरे हर में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे देख लो आज, सारे एक लाइन में लगे हैं। सबका मकसद एक ही हो गया, अधिक से अधिक संसाधन बटोरना, अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करना। तो इसलिए आज मानव एक दूसरे का पूरक नहीं बन पा रहा, और पूरक जब बन पाएगा ना, जब उसको अपनी आवश्यकता पूरी होगी। आज तो हर आदमी अभाव में चला गया, हर आदमी अभाव में, कितना भी आ गया उसके पास, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये और के चक्कर में मानव मानव का दुश्मन बन बैठा, और मानव पूरी प्रकृति का दुश्मन बन बैठा। इसलिए मानव को अपने धर्म को समझना पड़ेगा, और मानव का धर्म है सबके भले में मेरा भला, जीने दो और जियो। धन्यवाद। मैं
क्षमा चाहता हूँ, मैंने बीच में बोल दिया। जो आप ये कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश जी कि सबके भले में मेरा भला और मानव धर्म की बात आई हुई है अभी, ये स्पष्ट करें कि ये क्या रोड मैप है, आप कैसे होगा ये सबके भले में मेरा भला, आप कैसे समझाएंगे सबको? ऐसे है जी, आप पहले तो ये समझो कि मनुष्य के पास जो ये ताकत दी है ना, जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष क्या है प्रकृति में, तो वो क्या है श्रेष्ठ? इसमें सोचने समझने की क्षमता है और इसमें निर्माण करने की क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। ये क्षमता दूसरों को दुख देने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को शोषण करने के लिए, दूसरों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए तो नहीं दी भगवान ने। अस्तित्व में तो वो व्यवस्था नहीं है, अस्तित्व में तो पूरकता है। आप देखो, मनुष्य को छोड़कर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हवा पानी धरती में कोई आपस में लड़ाई है, कोई संघर्ष है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। तो मनुष्य तो और श्रेष्ठ है उससे, मनुष्य तो और ज्यादा ज्ञानवान है, उस पर सोचने समझने की क्षमता भी है। तो मनुष्य को तो और ज्यादा पूरक और सहयोगी होना चाहिए ना। तो ये फिर तो क्या रहा होना है चाहिए, मनुष्य? लेकिन होगा कैसे, यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगा? विचार विचार बदलना पड़ेगा। जो कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, और शरीर मान बैठे अपने आप को और साधनों के पीछे दौड़ रहे हैं और उसके विकास मान रहे हैं, है ना, वो शैतान शैतान शैतान, उनको शैतान बोलना पड़ेगा। आप बोलना तो शुरू करो, देखो फिर कमाल देखो आप। हर महापुरुष ने बोला, है ना। और जो सबके दूसरे के पूरकता में, दूसरे के सहयोग में, दूसरे खुशहाली में सहायक बनता है, वो है इंसान। आप ये करके तो देखो। जी, सभी साथी हैंड रेस करके ही प्रश्न पूछें और थोड़ा सा व्यवस्था बनी रहेगी। आदरणीय श्री ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। मैं थोड़ा सा अपना विचार भी रखना चाहता हूं, फिर उसके बाद प्रश्न भी। बहुत अच्छा डिस्कशन और सभी कवर हो गया है। हमने भौतिक प्रकृति का जिक्र किया है और अभौतिक प्रकृति का जिक्र किया है, जिसमें आध्यात्मिक और चेतना और ये सब बातें की है। मनुष्य के शरीर का जिक्र किया है जो भौतिक प्रकृति में आता है। बहुत अच्छा जिक्र हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन की तरफ एक आइडिया तो ये आया है कि हमने सारी ही व्यवस्था एक साथ उसको रिजेक्ट करके एक साथ बदलनी है। दूसरा, हमने मानव का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस मानव के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। तो इसका क्या इलाज है, कैसे करना है, मैं पहले दो बात रख देता हूं, फिर इसका आप डिस्कस कर सकते हैं। देखो, प्रकृति के दो रूप हैं, आप सब जानते हैं। एक भौतिक है, सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ साइंस की दृष्टि से भी सब कुछ आपको देख रहे हो क्या है, वो शरीर तक तो वो आ जाती है। शरीर के बाद अभौतिक है, जिसको आप आध्यात्मिक कहते हो, जिसको आप ये मन आत्मा उसके बाद की बात करते हो। तो वो उसके लिए मनुष्य मनुष्य को इस तरफ लाने के लिए मेरे ख्याल से तो ये स्थिति आई है। ये भी इन दोनों में ज्ञान की कमी है। उस ज्ञान को हम दोबारा से देंगे तो शायद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो भौतिक प्रकृति है उसमें जो आपको चीज दिखाई देती है वो दो ही रूप में है। एक निर्जीव है जिसमें ये पांच महाभूत हैं, और एक जीव है जिसमें जीव की ये व्यवस्था है। ये जो जीव का रूप है ये परिवर्तनशील है, और जो निर्जीव है बाकी सब कुछ है वो फिक्स है। उतनी हवा है, उतनी पानी है, रूप बदलना ये अलग है। तो जीव इन पांचों से ही बना है, जिसमें ज्यादातर जीव के लिए उसका दिनचर्या ये बनाई गई है कि वो जन्म लेंगे, वो अपनी जीवन शैली पूरा करेंगे उसमें सुख से होकर करें, वो अच्छी बात है, और फिर उनका अंत हो जाएगा। और वो आपस में ही मिलके करते हैं सारी चीज। मनुष्य को प्रकृति ने एक स्पेशल पावर दी है जो सबने डिस्कस कर ली। उसको ब्रेन दिया है, उसको सोचने की शक्ति दी है, और उसको जो निर्माण की ताकत दी है, जो सत्यप्रकाश भाई बार बार बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, सही दी है। तो लेकिन जब प्रकृति ने तो किसी को भी आदेश तो देती नहीं है, लेकिन कुछ बात हम इंटरप्रेट करें, हम सोचें और समझें तो ये क्यों दिया है, उनको स्पेशल क्यों दिया है मनुष्य को, तो उसको शायद कुछ जिम्मेवारी भी समझनी चाहिए। उसकी जिम्मेवारी का मेन मतलब यह है कि आदमी को स्पेशल पावर दी है, वो उसका प्रकृति का पालन करने के लिए सब जीवों का ये प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है, जन्मेगा मरेगा सुख
अच्छी तरह रहेगा, सब होगा, इसमें मदद करनी चाहिए सभी जीवों। तो और प्रकृति के संरक्षण और उसके सभी जो उसने इस नियम से बनाए इनको समझ, तो ये शायद मेरे ख्याल से ज्ञान की कमी है। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि मेरे को जब ये पावर दी है तो क्यों ना मैं इसका पालन करूं। वो इसका शोषण करने में जुटा है। बिल्कुल सही बात की है, सब भाइयों ने बहुत अच्छी बात की। तो शोषण करने में ये सारा विनाश हो रहा है और सब ये प्रॉब्लम आ गई है, उसकी आदतें बदल गई है, उसमें अवगुण आ गए हैं, असली गुण थे वो शायद उसने नहीं अपनाए। अब जो मनुष्य को डेवलप करने का जो तरीका श्री जी ने कहा है कि नहीं, मनुष्य डेवलप नहीं हुआ है, वो बात कहीं हद तक सच्चे है। और हम कहीं जिक्र कर रहे हैं कि हमारी पारंपरिक संस्कृति, हमारे पारंपरिक ऋषि मुनि, उन्होंने प्रकृति के साथ रह के प्रकृति को समझा और प्रकृति को सुपीरियर माना, अपने आप को इन बातों को समझते हुए उन्होंने ये पालन किया। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हम उनसे सीख के उस सिस्टम को दोबारा लाएं, ये भी सही बात है। उस सिस्टम को लाएं कैसे लाएं, ये एक बड़ा चैलेंज है। एक तो बता दिया कि सबको बदल के, सारी स्थिति बदल कर उसमें आओ, दूसरा मानव को डेवलप करो, दोनों कहीं ना कहीं स्टैंड अच्छे करते हैं, लेकिन उस सिस्टम को इस हालत ब्रिगेडियर साहब, समय थोड़ा ज्यादा आपने ले लिया, थोड़ा सा सॉरी, संक्षेप तो में मेरा करिए। मतलब यही है कि हम उसी की नकल क्यों नहीं मार लें जो पहले था। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। इस पर किसी दिन इस एंगल से भी हम लोग बात करेंगे। अनिरुद्ध कुमार अग्रवाल जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं अभी काफ़ी अच्छा सब यह चर्चा हुई है, बहुत अच्छा लगा हमको। और मैं कुछ अपने पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जितना टाइम मुझे अवेलेबल है। और ये मैं सब कुछ जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत, जब एक्सपीरियंस से लिया जाता है तो बहुत सिंपल फॉर्म में बोला जाता है। तो मैंने जो ये समझा है, मानवता का जो मेन है कि हर आदमी पीस और हैप्पीनेस में रहना चाहता है। तो एक तो ये बात है। अब पीस और हैप्पीनेस में कैसे रहा जाए, उसके लिए जरूरी है कि हर एक में दो बातें होती हैं। एक उसके अंदर यूनिटी की भावना होती है, एक सेपरेशन की भावना होती है। यूनिटी वो जैसे अपने फैमिली मेंबर से, यार दोस्तों से यूनिटी करना चाहता है, परंतु कुछ लोगों से सेपरेशन करना चाहता है, उनके बारे में वो सोचना नहीं चाहता। जैसे वो कईयों के सेपरेशन करने का मतलब यही है, जब हम किसी का भला नहीं करते तो इसका मतलब उससे हम सेपरेट हो रहे हैं। तो हर एक इंसान को अपने यहाँ अपने में यूनिटी को बढ़ाना है और सेपरेशन को कम करना है। तो यूनिटी को बढ़ाने का बहुत सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी मौका मिले दूसरे की हेल्प करो, दूसरे की केयर करो, तो अपने आप यूनिटी बढ़ जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली टू सोसाइटी। सेपरेशन जो है वो हमें दूर करना पड़ेगा। सेपरेशन करने का आसान तरीका है कि जो कहा भी गया है, जो ये एंगर है, ग्रीड है, सेल्फिशनेस है, ईगो, इनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये सोचा है मैंने इस बारे में कि इसके बारे में 4 बातें हैं, मैं थोड़ा इसमें ले रहा हूँ कि जो एक इंसान को हैप्पीनेस देती है, पहला तो जुड़ी है हेल्थ, वो सबको मालूम है। दूसरा जो है, अभी यहाँ बात भी हुई है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं ये मान के चलता हूँ कोई भी इंसान है, उसकी अगर एज 100 ईयर्स है तो उसको ये देखना है कि 100 ईयर्स तक उसको कितना पैसा चाहिए, तो उसको उसका अरेंज करना पड़ेगा। तो दैट ऑन द मिनिमम नीड्स पर, बेसिक नीड्स पर। तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेना हर इंसान से, उससे क्या होता है कि हैप्पीनेस आती है, उससे टेंशन कम हो जाती है। तीसरा है कि जो भी कैरियर है, जैसे यहाँ लोग काफ़ी सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, कोई नौकरी भी कर रहा होगा, तो अपने कैरियर में सबसे बेस्ट देना है। चौथा जरूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने में स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब यह है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। और कॉन्शियसनेस बढ़ाने का मतलब एक ही है कि हमें 1 to 1 होना है। जो टुगेदरनेस है, ब्रदरहुड है, को एग्जिस्टेंस को बढ़ाना है। अपनी जितनी यूनिटी बढ़ाएंगे हमारा। धन्यवाद अनिरुद्ध जी। हाँ जी, 1 मिनट का समय था क्योंकि बहुत सारे साथियों के हाँ, क्वेश्चन मैं खत्म करता हूँ। तो अपनी क्वेश्चन ले रहे हैं। थोड़ा सा अगर विचार रखने तो हम अगले संडे को भी इसी विषय को आगे बढ़ा लेंगे। ये आप सभी लोगों के अच्छे ठीक अच्छे है। विचार मिल रहे हैं, तो हम अगले चलो, संडे को भी बढ़ा सकते हैं। मैं 2 ही विचार कर, मेरे विचार तो बहुत काफी हैं, पर तो मैं जी जी, यहीं पर अपना खत्म करता हूँ।
थैंक यू। जी जी, तो अगले संडे को बिल्कुल इसको आपको पूरा समय दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट का, और आपसे ही शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। जी थैंक धन्यवाद। तो देखिए, मेरा सभी से अनुरोध है कि केवल और केवल प्रश्न करें, क्योंकि हमने 3 वरिष्ठ साथियों को इस विषय पर बात रखने के लिए और लोगों को स्पष्टता देने के लिए बुलाया है। तो प्रश्न, अगर आपके कोई विचार हैं तो अगले रविवार को उसके लिए हम समय दे देंगे। आप अपना नाम दे दें तो हम आपको समय दे देंगे। आप पूरा 10 से 15 मिनट बोल सकते हैं। प्रश्न करिए। अ, अवतार मेहर बाबा, सचिन पाटिल जी, प्रश्न। सबको नमस्कार। मेरा प्रश्न तो नहीं है लेकिन एक सुझाव है। ये जो मानव धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये मानव धर्म प्रेम पर आधारित है। ये मानव धर्म कहने से अच्छा है हम प्रेम धर्म कहें, जिससे सारे मानव प्रेम के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहे, जैसे हम लोग जुड़े हुए। एरिस्टोटल ने जो कहा था कि स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन से एक राष्ट्र बनता है। विश्व विश्व भर की हमारे पास संकल्पना है, तो उसको साकार करने के लिए हम प्रेम धर्म से ही एक दूसरे को पिरोए जा सकते हैं। देन वी टर्न टुवर्ड्स द भौतिक मटेरियल वर्ल्ड, भौतिकता की तरफ हम बढ़ सकते हैं और अचीवमेंट कर सकते हैं। यही जी कहना है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बाकी सही अभिषेक जी, बलदेव अभिषेक राजपूत जी, जी। अभिषेक जी, हाँ। बलदेव जी बोलने उससे पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा 40 साल का यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि किसी भी विषय पे बोलना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उससे सवाल पूछना। क्योंकि सवाल वही आदमी पूछ सकता है जिसने बहुत गहराई से बोलने वाले को सुना हो। आज एक तो सतप्रकाश भाई ने ज्वाइन नहीं किया, जब पता है कि एक विषय पे बोल रहे हैं तो एक दूसरे को सुनना चाहिए, जिससे चीज रिपीट नहीं होती। और जितने भी श्रोता हमारे साथी बैठे हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं कि जो हमने बोला है उस पे हमारे से जो आपका कोई सवाल उठाओ, क्योंकि जब गहराई से सुनते हो तो सवाल आएगा। इसका मतलब आपका अपना विचार चल रहा है, आपने दूसरे को सुना नहीं। तो अगर सुना है तो स्पेसिफिक सवाल पूछिए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और जिसने अपनी तरफ से बोलना है उनको अगले समय दे दीजिए, हम सुनेंगे उनको। धन्यवाद। जी 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 जी, उनको दे दिया गया है अगले सप्ताह का समय। एक मिनट, मैंने जी। योगेंद्र जी कह रहे हैं, मैं शुरू से जुड़ा हूँ योगेंद्र जी, और आपको और श्री भाई को पूरा सुना है, ऐसा नहीं सुना, ऐसा आप ब्लेम मत लगाओ। जी जी, बलदेव राजपूत जी, आदरणीय बलदेव राजपूत जी। सभी को नमस्कार। मैंने तीनों जो हमारे महानुभाव हैं वक्ता, उनको अच्छी तरह सुना है और सबका विचार बहुत अच्छा है। मानवता और मानवता की रक्षा कैसी की जाए। वैसे भी भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है वो मानव है, तो मानव के माध्यम से ही सारे जगत का भला हो सकता है। विचार तो सब श्रेष्ठ हैं, परंतु इन विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। अभी हमारे यहाँ 26 लोग हैं, परंतु हमारे इस देश की आबादी जो 140 करोड़ है, तो इन विचारों को इन आम लोगों के पास कैसे ले जाया जाए, इसके बारे में क्या विचार है आपका? मेरा व्यक्तिगत अनुभव बलदेवराज जी है कि हम सबके सब 26 के 26 अपनी अपनी एक परिभाषा बना रखे हैं। मानवता और प्रकृति केंद्रित समाज, उसको जीना शुरू करेंगे तो अपने आप रास्ता आसान हो जाएगा, उसकी खुशबू फैलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं जीऊंगा नहीं, तब तक दूसरे को प्रवचन देने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मानवता के बारे में, मानव के बारे में, मानवता और प्रकृति केंद्रित समाज के बारे में, उसको जीना शुरू करूं। जहां भी अगर जी नहीं पा रहा हूं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम एक दूसरे से बात करके कि यार यहाँ मैं नहीं जी पा रहा हूँ, क्या हेल्प है। पहला जीना शुरू करूंगा, तब समाज पे असर पड़ेगा। जी, आदरणीय भास्कर पाटिल जी। नमस्ते। प्रकृति के नियम से
ये सृष्टि चलती है, और ये एक बात, और दूसरी बात, मैं और मेरा शरीर अलग है। मैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी से ही पूछना चाहता हूँ, या कोई भी बताए तो अच्छा रहेगा। ये प्रकृति का कौन सा नियम सिद्ध करता है, प्रकृति का कौन सा नियम सिद्ध करता है कि मैं और मेरा शरीर अलग है? नहीं, ये आप सोच लो, एक मिनट सिद्ध में करता जवाब है। दूं। आप ध्यान दो ना, आप जो है सोचते समझते हो, ये मैं के अंदर हो ना ये क्रिया, और जो आप ये चलते फिरते हो या गाते हो कुछ भी, ये अलग चीज है। तो आप देखो ना, दो चीज, समझ कहाँ होती है आपके अंदर? शरीर में होती है समझ, या मैं में होती है, चेतना में होती है? बताओ। नहीं, ये आप जो समझने का बता काम रहे हैं, कौन करता है? ये नहीं विश्वास ये किसको होता है? शरीर को विश्वास होता है या मुझे होता है? ये दो पार्ट बिल्कुल अलग अलग है, इसको देखो, आप समझो। यही व्यवस्था है प्रकृति में, यही नियम है प्रकृति में। मनुष्य को यही विशेषता दी है ना, पशु से अलग, किसमें सोचने समझने की अद्भुत क्षमता है। नहीं तो पशु है वो, अगर सोचे समझे नहीं तो। ये प्रकृति में तो व्यवस्था है ना, ये हमने थोड़ा ना बनाई, ये किसी ने बनाई। नहीं, ये मुझे भी समझ रहा, मुझे भी समझता ही है कि हाँ मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। लेकिन हाँ ये आप किसी को अगर मैंने सवाल पूछा तो, या मेरी जगह पे किसी दूसरे ने पूछा, तो उसको हाँ। आप या प्रमाण प्रमाण के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ, साइंस की लैंग्वेज में हम कैसे क्या सिद्ध करेंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ। भाई ये तो भास्कर समझने की पाटिल चीज जी, है, इसमें सिद्ध भास्कर क्या पाटिल करना जी, है? हाँ, हाँ बोलिए। बहुत जल्दी जलगांव में हम लोग बैठेंगे और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि वहां जितने हाँ, लोग भी रहेंगे हाँ, हाँ। वो इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि मैं सेपरेट हूँ। जीने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्या मैं नहीं जीने समझ में। पा रहा हूँ क्या? मैं भी समझता हूँ नहीं कि नहीं, मैं मैं अलग नहीं हूँ। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आम समाज में कोई भी हो, कोई भी हो, उसके लिए एक पर्टिकुलर खेल करना पड़ता है उसको दिखाने के लिए। जैसे साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, हम्म। उसको शब्दों में मैं बखान कर दूं कि ऐसा ऐसा ये चीज मिलाओ और ये चीज हो जाएगा, उसे नहीं होता है, दिखाना पड़ता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से वाटर बनता है, तब उसको समझ में आता है। तो आपने प्रकृति का जो सिद्धांत बनाया वो मैं दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकली, जब मिलेंगे तो बहुत जल्दी मिलेंगे। अभिषेक जी, एक बात, एक 2 मिनट के लिए मुझे वक्त दो। मैं 2 मिनट के लिए ही बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है ना, वो धर्म को मानते नहीं है, और कुछ लोग जो है, तो ये जो लोग है कि जो धर्म को या किसी ने जो बताया है वो मानते नहीं है, तो उनके लिए ये प्रमाण देना, जो कुछ है वो सिद्ध करना, ये संभव नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। मैं सर रिक्वेस्ट किया कि जस्ट इंतजार कीजिए, हम दोनों जुड़े हुए हैं और बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, जैसे साइंस का होता है उस तरह से। तो आपको लगेगा कि ये हमको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। थ्योरी में नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि इंतजार करो। नहीं, और प्रकृति में जितनी चीजें हैं, देखिए अब इंसान जमीन में जो पेड़ बोना चाहता है वो बो लेता है, जो फसल बोनी होती है वो बो लेता है, और उसकी सारी प्रक्रिया प्रक्रिया भी समझ ली है। तो ये जैसे जैसे आदमी की समझ, मानव की समझ प्रकृति के बारे में बनती जाती है, उतना उतना जो है इंसान अपने हिसाब से आगे बढ़ा है। लेकिन प्रकृति का जो भेद है, अपने को खुद भी नहीं समझ पाया है और प्रकृति को नहीं समझ पाया। ये परस्पर, यही तो एक आगे जीवन इसीलिए तो चल रहा है। अगर सारा कुछ जीवन का हमने सब कुछ आज ही समझ लिया, तो आगे मानव सृष्टि का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये निरंतर प्रोसेस है। और योगेंद्र दूसरा एक भाई तब, सवाल, योगेंद्र दूसरा भाई एक, तब हम चुप हो जाएंगे, जब सब समझ जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। नहीं, फिर मतलब ही खत्म हो जाएगी, इसकी चर्चा ही खत्म हो जाएगी। इंसान फिर जिसको भगवान आज इंसान कह रहा था, वो इंसान ही भगवान बन जाएगा उस टाइम। और दूसरा, वो जो कह रहे थे कि हम क्या करें, मतलब एक साथी पूछ रहे थे, तो मैं उनको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी यहाँ मिशन में जब गए,
रामकृष्ण परमहंस जी के पास जब गए, उन्होंने सीखा और पूरे देश में बहुत काम किया। लेकिन जब उनके विचार और जब उनके सोच समझ और विचार में समन्वय आ गया और परिपक्वता आ गई, तो वही तो वो उदाहरण है उनका। अमेरिका का भाषण तो दुनिया पता नहीं उन्होंने खुद भी जीवन में कितने दिए, लेकिन वो भाषण एक अंदर से जब उन्होंने दिया तो सारे विश्व को उसने हिला दिया था। तो ऐसी ये ताकत जो है, इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक विवेकानंद ही इस दुनिया का विचार बदलने के लिए काफी है। लेकिन विवेकानंद बने तो सही कोई, उसके संघर्ष जारी है हमारा। धन्यवाद। मदन मोहन जी, आदरणीय मदन मोहन जी, प्रेमानंद जी, आप आगे का कार्यक्रम का मॉडरेशन करिए और सबसे लास्ट में अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आप ही लास्ट हैं, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा। प्रेमानंद जी। मदन मोहन जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यही है कि मैंने पीपीटी पर एक सुझाव दिया था कि चुनाव व्यवस्था के बारे में ब्यूरोक्रेसी, हम अपने निर्णय खुद ले सकें, ब्यूरोक्रेसी का इंटरफियरेंस, फॉरेन फंडिंग, इन सब चीजों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो उस पर यदि आज चिंतकों में कोई भी विचार आया हो तो हम उस पर आगे काम करने का मन बना सकें, ऐसी कोई मेरी बात। इस विषय में कल चर्चा होगी, जो आपके पॉइंट हैं, क्योंकि आज तो मानव और मानवता की बात हो रही है। हाँ, चैनटा में तो मानव और मानवता की बात हो रही है। मानवता की बात जो जीवन विद्या से ली गई है, थ्योरेटिकली हमारे भारत के अंदर किसी भी इन सब धार्मिक चिंतनों की कमी नहीं है। सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफडीआई पर कंट्रोल लगाने की जरूरत है। विचार हमारे यहाँ पूरा, हमारा डीएनए जो है त्याग की शिक्षा देता है, लेकिन एफडीआई के द्वारा हमको खराब करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना तक और मतलब बहुत ह्यूज फंड जो है विदेशों से आए हैं, जिन्होंने हमारे को गुलाम बनाने का, कागज के नोट की गुलाम बनाने के लिए अपनी एक सोची समझी रणनीति पे काम किया है। मदन मोहन जी, यही तो अंतर है मानव और दानों में। एफडीआई, हाँ जी, वही जो मैं अभी चर्चा कह के हटा हूं, वही बात हो रही है कि श्रोता नहीं है, इनकी जो मानसिकता बनी हुई है, इनका दिमाग अभी वहीं घूम रहा है, एफडीआई और व्यवस्था और ये सब कुछ। जो वक्ताओं ने बोला उसको मदन मोहन जी का सुना है, उस पे सवाल करिए आप। इसका मतलब आपने सुना ही नहीं पूरा। एफडीआई की कहाँ चर्चा होगी? जीवन विद्या का जो चिंतन है, जीवन विद्या कहाँ चर्चा होगी, बताओ ना। जीवन विद्या कहाँ आ गया? मदन मोहन जी, एक मिनट मदन मोहन जी, आज का जो उद्देश्य है जिस पे चर्चा हुई है, उस पर अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अपने विचार रखने के लिए आप अलग से किसी दिन रखिए जिसमें आप अपने पूरे विचार रख सकें। और प्रेमानंद जी, इनका सवाल का एक लाइन में जवाब दे देता हूं मैं। जब हमने ये कह दिया कि पूरी पृथ्वी ही मानव जाति के लिए है, पूरी पृथ्वी पे मानव है, और हम कल को ये फिजिकल बाउंड्रीज खत्म कर देंगे, आपकी एफडीआई की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। आप सोच क्या रहे हैं और आपके जीवन काल में करके दिखा रहे हैं हम इसको। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जी प्रेमानंद जी संभालिए। मेरा भी यही मानना है कि हमें अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और उस रणनीति को बनाने के लिए हम यहाँ अच्छा चिंतन कर रहे हैं। जीवन विद्या का जो सत्यप्रकाश भारत जी ने जो बातें कही हैं, वही बातें हमारे धर्म शास्त्रों के द्वारा भी यही सीधे कही जाती हैं। उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक संगठित रणनीति बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, आप रणनीति तैयार कीजिए और सभी लोग एक दूसरे की रणनीति पे काम करने के लिए तैयार हैं। जब एक दूसरे की रणनीति को मानेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, कार्य करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आने वाली जो भी बुराइयां हैं, जो आज बुराइयां हैं, वो सब खत्म होंगी। और किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई बात है तो आनंदी साहू जी ने अपनी बात रखी कि नहीं रखी? अभी अगर ना रखी हो तो अपनी बात आनंदी साहू जी रख सकते हैं। नहीं, बात नहीं, सवाल के लिए इनवाइट कीजिए। बात के लिए कीजिएगा तो फिर लंबा हो जाएगा। सवाल अगर कोई सवाल नमस्कार सवाल हो तो आप सभी को। मैं माफी चाहूंगा। सवाल तो मेरा वही है कि मानवता का धर्म कैसे
तो जो आंसर मिला है वो सेटिस्फाइड नहीं है। जब ये आप लोग बोलते हैं और कभी बात करेंगे, तो मैं मेरा सुझाव जो देने वाला था अभी और कभी रखता हूँ। थैंक यू। ललित त्यागी जी आपका कोई प्रश्न है? ललित त्यागी जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, कोई प्रश्न हो तो बताइए। हमारे रणवीर शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, नहीं, अपनी बात को रखिए। धन्यवाद। हेलो, मैं तो सुनने वाला था प्रेमानंद जी, कि मैं तो सुन रहा था अपने भाइयों को। बहुत अच्छी विद्या है, सबको अपनाना चाहिए इसको। धन्यवाद। मेरा जहां तक मेरा देखिए विचार है, अब त्यागी जी, हाँ बोलिए ललित त्यागी जी। सभी को नमस्कार। श्री जी ने जो बहुत अच्छी बात बताई, ये चेतना वाली बात जो बहुत अच्छी बताई। बस थोड़ा हमें ये है कि एक्शन मोड में इसको कैसे हम लोग करें, जो थोड़ा थोड़ा इसमें विकास हो और अधिमानव उतरे धरती पे और हम सब लोग एक दिव्य संसार बनाएं। सभी इसमें लगे हुए हैं, तो एक्शन मोड में हम क्या क्या इसमें करें, ये सब एक रणनीति बनाई जाए। श्री जी का बड़ा अच्छा व्याख्यान लगा और मैं एक बार और फिर दोबारा सुनने की हमारी मांग रहेगी। तो क्या इस पे एक्शन मोड बनाया जाए, उस पर हम चर्चा करें कि कैसे काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मानव हैं और मानव को किसी के दूसरे के एक्शन नोट की जरूरत नहीं है। जो मानवता के कर्म है उसको करते रहिए, उसी को इम्प्लीमेंट करते रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। कहीं कोई कमियां होंगी तो हम एक दूसरे को टोक देंगे। अब हमारे बीच में गोपाल प्रसाद जी अपनी बात रखें। जी, मेरा भी मात्र इतना ही कहना है कि जितना डिस्कशन हुआ है, उसका जो एक लबोलुआब है, उसका जो एक ब्लूप्रिंट है, टावरी जी की भाषा में कहें तो एक्शन प्लान, तो उसके ऊपर में कार्य हो, विचार और जो दृष्टिकोण है वो तो काफी आ चुका है। अब इसको इम्प्लीमेंट राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किया जाए, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम करें, संकल्प लें और उसको जमीन पर उतारें। इसके लिए भी अ, माने कदम बढ़ाने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगा। विषय है मानव सभ्यता और मानव जाति में क्या फर्क है। हमारे तो हिसाब से जो नीति और नियति और नियम से काम करे वही मानव है। और जो दूसरे का हक मारे, दूसरे के लिए प्रेम भाव ना हो, अगर किसी के अंदर प्रेम भाव है और हमारी वाणी से किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, हमारे कर्मों से किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा मानव दुनिया में कोई नहीं है। हमारे शरीर से, हमारे कर्म से, हमारी वाणी से, हमारे प्रेम से अगर किसी को कष्ट नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ी मानवता कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो प्रेम करेगा वो कभी किसी चीज का संघार नहीं करेगा, किसी चीज का नुकसान नहीं करेगा। और जो दूसरे का हक खा रहे हैं, हमारे धीरू भाई दुनियादारी, जो अंबानी अडानी, ऐसे 5% जो पूंजीपति हैं, ये सब दानों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि इन्होंने हम सभी का हक खाया है, तब ये इनकी प्रवृत्तियां ऐसी हो गई हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो हमारे सत भारत जी कहते हैं। तो हमको तो पहली बात अपने संसाधन जुटाने हैं, तो अपने ही संसाधनों का प्रयोग करना है, जिससे कि उनके संसाधनों को जब हम बिल्कुल त्याग कर देंगे, तो उनकी जो हैसियत है, जो उनकी औकात है, वो धीरे धीरे गिरने लगेगी और वो भी एक दिन मानव की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप में काम करते थे, तब वो मानव थे। उन्होंने किसी का हक छीनना शुरू किया, दानवता उनके अंदर भरी। कर लो दुनिया मुट्ठी में उनके लड़के कर रहे हैं। अडानी एक टूटी लंब्रेटा स्कूटर पे चलता था, आज वो किसकी वजह से, मोदी जी की वजह से या किसकी वजह से इतना बढ़ गया, दानव बन गया, सबके हक को खा गया। तो ये सब चीजें हैं। मानवता अभी भी है संसार में, मानव बहुत हैं, परसेंटेज मानवता का ज्यादा है, मानव का ज्यादा है। लेकिन दानव, एक दानव लाखों करोड़ों मानवों को प्रभावित करता है। जो कि हमने पुरातन में देखा, कुंभकर्ण था दानव, सबका हिस्सा खा जाता था, इसीलिए उसको सोने का
दे दिया गया वरदान कि तुम 6 महीने सो। तो हमको उनकी जितने भी दानव हमारे देश में दुनिया में हैं, 7-8 दानव हैं, इससे ज्यादा नहीं है, 7-8 दानव मिल करके पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं और अपने ही संसाधनों को बढ़ा करके सबको अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। तो हमको उनके संसाधनों का प्रयोग न करते हुए अपनी ग्राम सभाओं से, अपने वार्ड सभाओं से ऐसा कुछ करना है कि हमको उनकी चीजों की जरूरत ही ना पड़े। अभी इनकी दानवता सब खत्म हो जाएगी और हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो अपने आप सब समानता आ जाएगी, लेकिन बहुत समय लगेगा और होगा, ये निश्चित है कि होगा, क्योंकि एकदम से वो बढ़े भी नहीं है तो एकदम से वो खत्म भी नहीं होंगे। बात बाकी सब ठीक है। और किसी भाई को अपनी कोई बात, कोई विचार रखना हो उसके लिए वो स्वतंत्र है। अभी हमारे पास 9 मिनट है, करेक्ट 10 बजे हम इसको वाइंड अप करेंगे। कोई बात अपनी रखना चाहता है तो रख सकता है। हमारे हिसाब से तो मानव और दानव की परिभाषा हमने बता दी। प्रेमानंद जी, एक नादी साहू जी का एक कमेंट है अपने इसके अंदर कि साइंटिफिक बैकग्राउंड के स्पीकर्स को बुलाना चाहिए। अब मैं इनका समझ नहीं पाया हूं कि ये कितनी साइंटिफिक की बात करते हैं, खुद कितने पढ़े लिखे हैं। मैं क्या साइंटिफिक उत्तर चाहते हैं, जरा फिर से एक बार दोहरा दें अपना प्रश्न अनादि साहू। जी मैं इंतजार कर रहा था इसी पॉइंट के लिए। बहुत धन्यवाद आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये जो विचारधारा चल रहा है मानवता, डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटी के ऊपर, साइकोलॉजी इसके ऊपर काम कर रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड है। तो हमारा जो एनर्जी सिस्टम है, अभी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने बताए मानवता के ऊपर, उसका धर्म के ऊपर, पर वो कैसे होगा उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा, इसलिए वो कमेंट था। और मेरा सुझाव मैं अभी रख रहा हूँ, शायद 1-2 मिनट लगेगा। हमारा जो एनर्जी सिस्टम है उसको आप पंच इंद्रियों को कॉन्शियस माइंड समझिए, और सबकॉन्शियस माइंड और एक है उससे ज्यादा पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पंच इंद्रिय 5 बेसिक एलिमेंट्स जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसका पावर ऑलमोस्ट लेस देन 10% है। बाकी जो ब्रेन का पावर है 90% है, वो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वो पंच इंद्रिय रेस्ट लेने के बाद भी हम सो जाएंगे तभी वो काम करता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम, हमारा ओन हेल्थ का हीलिंग, सो मेनी थिंग्स सबकॉन्शियस माइंड करता है। वो लाइब्रेरी है जो हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब रखता है। और जहाँ जरूरी है वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमें रिट्राइव करके देता है। तो यहाँ पे और हम एक अलग सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, मानवता। ये राजसिक धर्म है, राजसिक लाइफस्टाइल, राजसिक खान पान आप समझते हैं। अगर हम तामसिक की तरफ चले जाते हैं तो ये दानव हो जाता है। तामसिक लाइफस्टाइल हम जैसे अडॉप्ट करते हैं, ये हमारा प्रवृत्ति मानव नहीं रहता, दानव हो जाता है। जैसे हम महेंद्र सात्विक द्विवेदी जी, लाइफस्टाइल, कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए। महेंद्र द्विवेदी जी, जैसे हम सात्विक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो हम देवता तत्वों के तरफ जाने का, कलियुग भी होने दीजिए, अच्छा सर्कमस्टेंस रहेगा तो देवता तत्व में जा सकते हैं। ये टोटल एनर्जी को हम अपना कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और एक है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का 2 पोल है, एक है लेफ्ट पोल, लेफ्ट माइंडसेट पीपल, एक है राइट पोल। जो हम लोग सब सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग सब राइट माइंडसेट के पोल की तरफ है। जो राइट माइंडसेट लोगों का सोच हमारे प्रकृति को संरक्षण करना, हमारा सभ्यता संस्कृति को सम्मान देते हुए आने वाले पीढ़ी को इसी रास्ते, इसी राह पर चलना, ये सब हमारा राइट माइंडसेट लोगों का विचारधारा है। बाकी लेफ्ट माइंडसेट लोगों का तो अभी आप बात कर रहे थे, करोड़ों आ रहा है, कैसे हिंदू धर्म से भी हमारे लोगों को, बच्चों को कैसे बाहर निकालेंगे, हमारा लैंड में कैसे हमारा कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को खत्म करेंगे, उसमें लगे हुए। उसके बाद बात में करेंगे।
ये जी पंच तत्व से जो प्रकृति बना, बस 1 मिनट सर जी, 1 जी मिनट जी जी। पंच तत्व से जो प्रकृति बना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड, साइंस आज प्रूव कर रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर भी वही पंच तत्व है, उसका अनुपात भी वैसा ही है। जल जितना है, वायु जितना, जो परिमाण में बाहर है उतना परिमाण में हमारे बॉडी का अंदर है। एक ना एक दिन हमको ये बॉडी छोड़ना पड़ता है, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो जब भी हम इसको जला देते हैं तो 4 तत्व फिर ओरिजिनल प्रकृति में मिल जाता है। एक ही है आकाश तत्व, जिसको आत्मा आप बोलते हैं, जिसको साइंस अभी सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। वो फिर अगले जन्म में श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 में, कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता। हम पहले भी आए थे, आज भी है, आने वाला और कुछ टाइम 100 साल के बाद भी फिर आएंगे, अलग परिवार से, अलग बॉडी लेके, वो अलग बात है। जी और साहू जी, बहुत सांख्य अच्छा आपका विचार बस है। बस सुनो, सर जी, एक मेरा लास्ट मेरा मिनट। मेरा इसमें सुझाव है कि और अभिषेक जी से अनुरोध है कि साहू जी का अगले संडे या जो भी नियरेस्ट हो, क्योंकि इनके पास नहीं काफी नहीं, पूरा अपना समय दिया जाएगा अनुभव साहू है। जी को, क्योंकि साहू जी जी प्रश्न नहीं विचार बस रख एक रहे हैं, लास्ट लाइन ये है, विचारों का मैं नहीं, प्रश्न जानता का हूँ समय मैं था। रोज जोड़ूंगा। लास्ट एक लाइन है, आप विचार रखिएगा, सांख्य अपने इत्मीनान दर्शन। से विचार का मौका आपको दिया जाएगा। 40 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, आप अपने थैंक यू पूरे थैंक विचार यू। रखिएगा। बस और एक मेरा लास्ट लाइन प्रेमानंद जी, करके मैं अभी आपसे विदा मे, लूंगा। मेरा साहू जी से मेरा इनसे अभी एक सवाल है, बीच में रोक रहा हूं मैं इनको। इन्होंने कहा कि कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड का ही वक्ता को बुलाया जाए, तो साहू जी को मैं बताना चाहता हूं कि साइंटिफिक में मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कितनी साइंटिफिक होती है। आईआईटी से ही तो हम पढ़े हैं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं, और आईआईटी दिल्ली से हमने पीएचडी किया है, उससे ऊपर कोई आईआईटी में डिग्री नहीं है। जी जी, मैं और आपको आईआईटी असंभव में नहीं कि सुनो आप अपने सुनो, ऊपर एक मत मिनट पहले लीजिए। सुन लो पूरा। आईआईटी में पढ़ाने के बाद ही हम विश्वविद्यालयों में 5-5 जगह हिंदुस्तान में पढ़ाया है, और 5 जगह मैं विदेश में पढ़ा के आया हूँ। अगर साइकोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटीज एंड द नॉलेज टू इम्प्लीमेंट इन द सोसाइटी, ये हम तो मजबूरी में आए हैं, नहीं तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की थी। अब अगला लेक्चर आपका रखा जाएगा, और आप हमें कन्विंस करिए कि यू हैव performed your duties as a psychologist and sociologist, and you have the capacity and capability to solve the human problems. जी यस यस, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं समझता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने का है। हमारा सांख्य दर्शन भी इसका संकेत दिया। सांख्य दर्शन 36 तत्व में, ये पूरा जिसको हम 5 तत्व बोलते हैं, उसको 36 तत्व में उन्होंने तोड़ा है। राजी जी, आप अपनी बात को अब यहीं पे बंद। जी जी, बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, मेरा थैंक यू। मेरा फिर एक रिक्वेस्ट है अनादि जी, आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो सकता है, साइंटिफिक हो, लेकिन जब तक कहीं ग्राउंड पे आप बच्चे दिखाएंगे नहीं हैं कि आपने और इम्प्लीमेंट किसी की किया है, 1 तब मिनट या तक 2 मिनट की बात। हेलो, तो जो कुछ भी आपके पास मटेरियल है वो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी आपने चैलेंज कर दिया है, तो मैं भी एक चैलेंज दे रहा हूँ कि ग्राउंड पे कहीं इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखा दो, इस गांव में या इस समाज में मैंने इम्प्लीमेंट किया है और ये वर्केबल है, तब लोगों को विश्वास होगा। क्योंकि यहाँ हम एक सर्वसाधारण व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं, यहाँ हम अपने साइंस का बखान करने नहीं आए हैं कि आई हैव गॉट हेल ऑफ ए नॉलेज। कोई भी व्यक्ति अपने को नॉलेजेबल कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, यही एक सबसे बड़ी इंसानियत की भूल होती है। तो इस पे जरा सा गौर जी कीजिएगा। जी जी, थैंक यू। मैं चैलेंज आपका एक्सेप्ट किया, और मुझे टाइम चाहिए, और रिक्वेस्ट करूंगा टाइम कि से आप ज्यादा जहाँ मुझे इम्प्लीमेंट मुझे हो रहा है, लोकेशन बताइए, मुझे लोकेशन बताइए कि किस गांव में या किस शहर में पूरा आपने इसको भारत में, इम्प्लीमेंट किया पूरा है। भारत में आरएसएस के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, उनका प्रोजेक्ट का डिटेल दूंगा आपको, और आपको विनीत पूरे करूंगा भारत में पेशेंस आपने से। अभी कुछ नहीं किया श्रीमान जी, आप एक गांव के नाम बताइए केवल, क्या आपने सर जी, इम्प्लीमेंट एक किया दो किसी वर्ड गांव आप में? सुन आपकी के लीजिए, विचारधारा क्या किसी गांव मैं के तो लोग आपको पूरा मान डिटेल रहे टीम हैं? का डिटेल दूंगा। आप इतना क्यों, थोड़ा संभल के आप रहिए, इतना क्या जरूरी है नहीं। मैं आपको अनादि बताऊंगा जी, कि कहाँ अनादि नहीं, जी, आप इम्प्लीमेंट भी हो तो रहा है। लीक शुरुआत आपने आप की भी तो लीक से हट के बात कर रहे हैं ना। चर्चा शुरुआत किस विषय आपने में की हो रही है, थी। आप चर्चा कौन सी घुसेड़ रहे हैं? तो थोड़ा चर्चा का मतलब जो है, क्या सिर पैर है उसको समझ करके चर्चा करिए। आप भी तो इतना ज्यादा, एक छोटा सा प्रश्न होता है। पहली बात तो मेरी समझ से, किसी भी श्रोता को सुनने से पहले मैंने बहुत बड़े बड़े श्रोताओं को अपने जीवन में सुना है। आचार्य रजनीश से बड़ा कोई वक्तव्य देने वाला वक्ता अभी तक तो हमको नहीं नजर आया। 10,000 लोग बैठते थे उनको सुनने के लिए, और केवल एक व्यक्ति प्रश्न करता था।
प्रश्न सबके मन में होते थे। एक व्यक्ति प्रश्न करता था जिसको वो इशारा करते थे, उसके बाद जब वो बोलना शुरू करते थे तो घंटे 2 घंटे बोलते थे और पूछते थे आप किसी का कोई प्रश्न है, तो सबके उत्तर हो जाते थे। तो प्रश्नों का कोई सिलसिला बनता ही नहीं है। आदमी अपने वक्तव्य दे रहा है, आप उसको पहले कंठस्थ करिए, सुनिए, उसका मनन चिंतन करिए, उस पर विचार करिए। प्रश्न करने से कोई प्रश्न बनता ही नहीं। जब आदमी अपने विचार दे रहा है, कोई अपना वो, ये तो नहीं कि आपके ऊपर कोई अपनी चीज थोप रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने विचार दे रहा है, अपनी स्थितियों के बारे में, जो आज की परिस्थितियां स्थितियां हैं उस पर वो विवरण दे रहा है। तो प्रश्न होता ही नहीं। मैंने कभी किसी से कोई प्रश्न किया ही नहीं, क्योंकि प्रश्न क्या है, हम आपको सुनने आए, आपको सुन लिया, आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया, आपने जो गलत बोला उस पर हमें प्रश्न करके चर्चा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा समय हो गया है, पूरा 10 बज गया है, और किसी को कोई प्रश्न है, कायदे से प्रश्न तो होने ही नहीं चाहिए, केवल विचार होते हैं और विचारों पे ही अमल करने की एक दूसरे की जरूरत है, तभी हम मिलकर काम करेंगे। प्रश्नों में तो आपस में बहस शुरू हो जाती है, जिरह शुरू हो जाती है, वो उचित नहीं है हमारी नज़र में। हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी बुद्धिमान है, लेकिन जिसको बोलने का मौका दिया गया है, अगर 3 वक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं, उससे संबंधित कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो प्रश्न बनता है। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कोई प्रश्न नहीं बनता है। मेरा ये सोचना है, यही मेरा समझना है। जय हिंद, जय भारत। किसी को कुछ बोलना हो तो अपना बात रख सकता है, बाकी अभिषेक जी से कहेंगे कि मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाएं। जय हिंद, जय भारत। अभिषेक जी सुन रहे हैं मेरी बात को? नहीं, आप भी क्लोज कर दें, कोई बात नहीं। करो बंद। महाराज को कहा था प्रेमानंद जी, हर रोज जो है वक्ताओं का धन्यवाद किया जाता है, और हमारी क्या गलती हो गई, 3 लोग घर वाले कोई धन्यवाद नहीं कर अरे रहा आपका धन्यवाद तो मैंने कह ही दिया, तीनों लोगों का धन्यवाद बोला है। मेरे मुख्य वक्ता है, उनका पूरा पूरा धन्यवाद है। मैं अपने किसी वक्ता से कभी कोई प्रश्न नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से हमको, ये कोई वो नहीं है जो मार्गदर्शन देने वाली जगह है, एक दूसरे को तरीका बताने की कि हमने जीवन में क्या अनुभव किए, हमने जीवन में क्या पाया, हमने जीवन में क्या खोया। अगर हमने कायदे से उसको सुना है, समझ में नहीं आया है तो प्रश्न होते हैं, समझ में आ गया तो फिर काहे का प्रश्न। हम अपने तीनों प्रमुख वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से ये मनोकामना करते हैं कि उनकी बुद्धि और विवेक को और पारंगत करें और आगे बढ़ाएं, जिससे वो हमको अच्छा रास्ता, अच्छा मार्गदर्शन दे सकें। सभी को जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्कार सभी को, नमस्कार। उनसे क्या भाई? हाँ जी, मेरे को कह रहे थे कुछ? नहीं, शशांक जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सुन रहा हूँ। कोई मेरे जी, लायक शशांक जी की बात कर रहा हूँ। कुछ हो शशांक जी का हैंड रेज हुआ है। जी 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 जी। तो हम जैसे तो इतने ना समझ है कि हम लोगों को क्या प्रश्न उठाना है वो भी समझ में नहीं आता है, तो सवाल ही खत्म। मतलब भैया प्रश्न समझ तो में आने के समझ बाद में तब आएगा जब कोई चीज आपके समझ में नहीं आएगी। जब आपके चीज हाँ, सारे समझ में वो आ गए तो काहे का प्रश्न? वही तो, एक तो सब समझ में आएगा तो प्रश्न नहीं होगा, या फिर इतनी भी हैसियत नहीं है कि प्रश्न क्या उठा सकते हैं, उतना भी समझ में नहीं आए तो भी प्रश्न नहीं उठेगा। अब ये तो भाई अपनी अपनी समझ है, इसके लिए कोई किसी की समझ को तो नहीं बदल सकता। शशांक, नहीं, मैं शशांक, ज्ञानियों के बीच में यही एक समस्या होती है, इतना ज्ञान का भंडार है कि प्रश्न कहाँ है। प्रदीप जी कुछ कविता कहने को कह रहे हैं। हाँ कविता प्रदीप जी, सुनाइए सुनाइए, इनफॉर्मल, क्योंकि अभी मीटिंग क्लोज हो गई, अभी फ्री फॉर ऑल, जिसको जो बोलना है बोल सकता है। प्रदीप जी। अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। उनको टेलीफोन करना पड़ेगा। अरे वो पता नहीं, फिर दूसरे को होस्ट बना के जाया करें, कंट्रोलिंग पूरी अपने हाथ में रखें।
ठीक, सुनाता हूँ। ओम रम सभी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? ठीक, हाँ जी सुनाइए। हाँ। ओम रम। प्रणाम प्रणाम प्रेमानंद जी अंकल को, श्री जी अंकल को, से बड़ों को प्रणाम। जैसे विचार होंगे वैसे ही आचार, जैसे होंगे हमारी सोच के मनोभाव, पड़ेगा वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव। क्योंकि केवल मन की तरंगे ही नहीं है विचार, देते हैं वे चेतना को दिशा, देने वाली ऊर्जा को आकार। इसी प्रक्रिया से तो करते हैं वे हमारे स्वप्न साकार। हर विचार है एक बीज जो चित्त में पड़कर फलित होता है। इसलिए तो हम देखते हैं अच्छे विचार करते हैं पैदा, शांति, करुणा, साहस जैसे सद्गुण, तथा नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं भय, क्रोध, द्वेष जैसे दुर्गुण। अतः अभिष्ट है हम अपने विचारों को सही दिशा में साधें और जीवन निर्माण की ओर लगा दें, और अपने जीवन निर्माण की ओर लगा दें। विचार विषाक्तता, थॉट पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, बड़ा ध्यान देते हैं हम इस ओर। सड़ी गली चीजें आ जाए तो आसमान तक मचा देते हैं जोर जोर से शोर। पर क्या मन में जाने वाले विचारों की गुणवत्ता पर देते हैं हम ध्यान? क्या उसकी विषाक्तता का भी है हमको कुछ सही से भान? नहीं, बल्कि विषाक्त विचार तो आजकल लिए जाते हैं बड़े चाव से ओढ़, चाहे युवा हो या प्रौढ़, क्योंकि वे मन को अधिक मीठे लगते हैं, इसलिए चटकारे से लेकर चखते हैं। पर यह नहीं सोचते कि फूड पॉइजनिंग से तो पेट खराब होता है, जो प्राय दवा आदि से ठीक हो सकता है, पर थॉट पॉइजनिंग तो जीवन ही बर्बाद करके रख देता है। इसका इलाज तो बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, क्योंकि इसका असर नशे की तरह होता है। इसलिए इसका शिकार इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। इसके लिए ध्यान वगैरह जो भी हो विशेष कारगर हो सकता है। अतः प्रारंभ से ही नकारात्मक विचार और नकारात्मकता के से अपन रहे कोसों दूर, और सत्य, साहित्य और सकारात्मक आदि से रहे भरपूर, और अपना ध्यान और अपना जो भी हो उसमें रहे नियमित भरपूर, उससे रहे नियमित भरपूर। ओम रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।